जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। और दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल अब जो अंतिम समय बचा हुआ है उसमें अब हम जो शुरुआत कर रहे हैं 5 दिन 5 माह मैराथन आपकी शुरू हो चुके हैं प्रवीण कटारे क्लासेस के द्वारा। तो दोस्तों आज वाली मैराथन में हम करने वाले हैं कंप्लीट हिंदी को कंप्लीट करने वाले हैं सबसे पहले, क्योंकि हिंदी एक ऐसा टॉपिक होता है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, पेपर चाहे कितना भी हार्ड बन जाए लेकिन हिंदी में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और जो आपकी कट ऑफ को बढ़ाता है वो होता है आपका कौन सा, हिंदी सब्जेक्ट, जो इजी होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट इसको इजी समझ लेते हैं, इजी होता तो है लेकिन अगर आप इजी समझ के पढ़ोगे नहीं ना तब आपको बड़ा नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो आज को क्या करना है, आपको पढ़ना है और अंतिम समय बस 10 दिन की मेहनत अगर नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आप पूरी तरीके से, रियलिटी बता रहा हूं, पूरी तरीके से आप एसएससी जीडी के लिए नहीं बने हुए, फौजी बनने के लिए नहीं बने हुए। क्योंकि जो अंतिम समय में मेहनत नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है ना युद्ध होता है ना, युद्ध का एक एक पल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और अंतिम समय तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। जो हिंदी में 25 नंबर का आता है उसमें आपको स्कोर इंक्रीज करने के लिए आज वाली क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आपकी निभाने वाली है। और यहां पर हिंदी की बात नहीं है, यहां पर आपके सिलेक्शन की बात है। ठीक है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इतना मोटिवेशन काफी है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और देखिए आगे चलते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं रिक्त स्थान। ठीक है, जिसको आप फिलिंग द ब्लैंक बोल सकते हो या जिसको हम बोलते हैं खाली स्थान भरना, बचपन में जो बोलते थे वही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन है वो 3 से 5 नंबर के पूछे जाते हैं। आप बोलोगे सर 3 से 5 नंबर के क्वेश्चंस कहां आते हैं? अभी क्लास शुरू कर रहे हैं, अब आपको पता चल जाएगा। फिर अगले चैप्टर इस तरीके से हम करते रहेंगे, पहले ये, इसके बाद दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, क्या है कि रिक्त स्थानों की आपकी यहां पर क्या करनी है, हमें पूर्ति करनी है। पढ़िए क्या है यहां पर। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि बैसाख की अमावस्या को बरगद के पेड़ की पूजा औरतें करती हैं। ठीक है, हमें बताना है कौन सी औरतें करती हैं। तो आप सभी को पता है, ठीक है, ये बातें हम सभी देखते हुए आ रहे हैं, हमें सभी के गांव में परिवार में ये चीजें होती रहती हैं। तो जो बरगद की पेड़ की पूजा की जाती है ना वो किसके द्वारा की जाती है? सुहागिन के द्वारा। ठीक है, क्या की जाती है? सुहागिन के द्वारा। जो सुहागिन मतलब जिनकी शादी हो चुकी है, जिनका पति जिंदा है, उनको सुहागिन बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर देखिए पहला कुंवारी, कुंवारी तो सॉरी कुंवारी तो क्या होती है? कुंवारी कन्या होती है। ठीक है, कन्या बोला जाता है उसको, हम क्या नहीं बोल सकते, उसको हम औरत नहीं बोलते। या आप बोल सकते हो यहां पर इसको क्या बोला जाता है? लड़की बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लड़की यहां पर बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये प्रौढ़ और विधवा। तो ये तो आपको पता है कि ये नहीं होता, इसका आंसर हो ये हो गया। इस तरीके से रिलेट करो, अपने आप से, अपने आसपास की चीजें से रिलेट करो, हिंदी बहुत इजी बन जाएगा। ठीक है, आपको बता रहा हूं हिंदी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इजी बन जाएगा अगर आप अपनी आसपास की चीजों से रिलेट करके यहां पर सोल्व करने वाले होगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि गुप्त जी की रचनाओं में व्याप्त के कारण फलस्वरूप इन्हें राष्ट्र कवि का विरुद्ध मिला है। राष्ट्र कवि, अब राष्ट्र कवि किसको बोल सकते हैं? ठीक है, हमें राष्ट्र कवि या राष्ट्रपिता या राष्ट्रपुत्र किसको बोलते हैं हम? ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएं किसको बोलते हैं हम? जो राष्ट्र के बारे में सोचता है। ठीक है, राष्ट्र के बारे में जहां पर बातें की जाती हैं उनको हम बोलते हैं राष्ट्र कवि। ठीक है, और जो कवि होगा, कवि आप सब समझते हो, जो कविता लिखता है उसको हम कवि बोलते हैं। और जो अपनी कविताओं में राष्ट्र की बात करेगा, यानी राष्ट्र का मतलब होता है अपने देश की बात, समझ में आया? जो अपने देश की बात करेगा उसको राष्ट्र बोला जाता है। तो जो कविता में करेगा उसको राष्ट्र कवि। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्र प्रेम के कारण। ठीक है, क्योंकि उनका जो देश के प्रति प्रेम था इस वजह से उनको राष्ट्र कवि बोला जाता है। ठीक है, आगे चलिए। हमारे समाज के मृतक होने का कारण क्या है? जो हमारे समाज के मृतक होने का क्या कारण होता है? तो जब मरा हुआ समाज किसको बोला जाता है? मृतक का मतलब क्या होता है? मरा हुआ। ठीक है, मृतक का मतलब होता है मरा हुआ समाज। तो मरे हुए समाज किसे बोला जाता है? जो शोषित होता है, जिसका शोषण होता है ना, उसको मरा हुआ बोला जाता है। एक बात बोली गई है इसको लेकर कि शोषित होने से अच्छा है आप मर जाओ। ठीक है, मर जाना बेहतर होता है किसी के शोषण होने से।
बात समझ रहे हो? किसी के दबाव में रहने से अच्छा है आप मर जाओ, किसी के गुलाम होने से अच्छा आप मर जाओ, वो अच्छी चीज है। ठीक है, तो यही है कि हमारे समाज में मृतक होने का क्या कारण है? शोषण। जहां पर शोषण होगा उसको हम मृतक बोलते हैं, या मरा हुआ जिसको बोल सकते हो। मनुष्य अपने का निर्माता स्वयं ही है। ये चीज तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का, बोला जाता है, टीचर बोलते हैं ना आपको कि मनुष्य है वो अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, क्योंकि उसका भाग्य का निर्माण वो स्वयं करता है। और भाग्य का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? जो वो मेहनत करता है या जो वो परिश्रम करता है। ठीक है, अब ये परिश्रम क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि ये शुद्ध वाक्य में आ जाता है, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, वो ही क्या होता है? अपने भाग्य का निर्माण करता है। कोई व्यक्ति सही ढंग से कर लेता है, कोई गलत ढंग से कर लेता है, लेकिन अपना भाग्य वो स्वयं बनाता है। ठीक है, भाग्य भगवान नहीं बनाता, भगवान देखता है कि कौन कितना मेहनत कर रहा है, उस हिसाब से उसको फल दिया जाता है। आगे देखिए क्या है कि गोपाल दास नीरज श्रेष्ठ क्या है। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं होता। ठीक है, अगर इन्हें आपने डिटेल से पढ़ा होगा तभी आप इनको कर सकते हो, लेकिन ये बाई चांस आते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो गोपाल दास नीरज श्रेष्ठ क्या है? ये हो जाएंगे गीतकार, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्या है कि श्री राम के वन गमन का उद्देश्य राक्षसों का विनाश करना था। तो जो उद्देश्य था वो राक्षसों का विनाश करना था, ये बात तो सही है, लेकिन ऑप्शन आपको चुनना है कि मुख्य, एकमात्र, मूल या प्रमुख। तो आप सभी को पता है ये दोनों तो नहीं होंगे। अब स्टूडेंट का कंफ्यूजन आ रहा होगा मुख्य उद्देश्य और एकमात्र उद्देश्य। तो मुख्य का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझो, इसके अर्थ को समझोगे ना तभी आप आंसर कर पाओगे। ऐसा नहीं है सेम आ जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड जरूर आएगा। ठीक है, यही तो फायदा होता है पढ़ने का। तो मुख्य का मतलब होता है कि इसके अतिरिक्त भी और था, जैसे कि आप सभी का क्या है कि मुख्य में एसएससी जीडी, लेकिन इसके अलावा ये भी है ना कि कोई और भी जॉब लग जाए, हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ठीक है, ये होता है ना। तो इसका होता है मुख्य का मतलब यही होता है कि उसके साथ कुछ और चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन एकमात्र उद्देश्य, कुछ स्टूडेंट का एकमात्र उद्देश्य यही होगा कि मुझे फौजी बनना है, फौजी बन के ही देश की सेवा करनी है। तो एकमात्र समझ रहे हो ना, एकमात्र क्या होता है? फिक्स, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि श्री राम जी के वन के गमन का एकमात्र उद्देश्य क्या आएगा यहां पर? एकमात्र, यानी केवल वही उद्देश्य था कि राक्षसों का विनाश करना था। ठीक है, आगे चलते हैं कि हमारे समाज की उन्नति दहेज प्रथा का किए बिना नहीं हो सकती। तो जो हमारे समाज की उन्नति है वो दहेज प्रथा। दहेज प्रथा आप सभी जानते हो ना, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आप सभी की गवर्नमेंट जॉब लगेगी ना या फौजी बनोगे आप, आपको दहेज दिया जाएगा। ठीक है, तो वही होती है दहेज प्रथा। आप में से 99% स्टूडेंट है मना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बोल दिया जाएगा कि ये गिफ्ट है, तो वो गिफ्ट नहीं होता, वो होता है दहेज। ठीक है, चाहे कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, वो रियलिटी में क्या है? दहेज प्रथा है जो गिफ्ट के नाम से चली हुई आ रही है। ठीक है, जो लड़की पक्ष के लोग देते हैं। तो इसका क्या हो सकता है कि अगर हमारे समाज को उन्नति करनी है ना, तो इसका क्या करना चाहिए? उन्मूलन करना चाहिए। उन्मूलन का मतलब है कि इसको उड़ा डालो, इसको खत्म कर डालो, कहीं पे भी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर इसका त्याग करना चाहिए, ये इसका हो सकता है, इसका विनाश करना चाहिए, ये हो सकता है, इसका बहिष्कार करना चाहिए, ये हो सकता है। लेकिन ये तीनों चीजें कब होती हैं? इनका मतलब है कि वो चीजें चल रही हैं। ठीक है, क्या इसका मतलब क्या होता है कि वो चीजें चल रही हैं। कोई चीज चल रही है तभी तो हम बहिष्कार करेंगे उसका। ठीक है, कोई त्याग उसी का करेंगे, जो चीज मिल रही है उसी का तो त्याग करेंगे। लेकिन उन्मूलन का मतलब है उसका खात्मा करना, यानी उसको खत्म कर देना हमेशा के लिए, इस शब्द को ही खत्म कर देना, उसको बोला जाता है उन्मूलन। और जब प्रगति कब कर सकता है? जब इसका उन्मूलन हो जाएगा, मतलब ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विश्व में ही प्रधानता है। विश्व में किस चीज की प्रधानता है? ठीक है, प्रधानता समझ रहे हो ना, क्या चीज जरूरी है, ये कहने का मतलब यही होता है। तो विश्व में किस चीज की प्रधानता है? तो यहां पे हो जाएगी कर्म की। ठीक है, ज्ञान अलग अलग तरीके का होता है, कुछ ज्ञानी होते हैं, कुछ अज्ञानी होते हैं, कुछ मूर्ख होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं। लेकिन जो प्रधानता है वो किसकी होती है? कर्म की होती है। श्रीमद् भगवद गीता में भी बोला गया है कि आप अपने सिर्फ कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो,
फल भगवान आपको अपने आप दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि जो व्यक्ति कर्म कर रहा है उसको मुझे देना है, जो कम कर रहा है उसको कम मिलेगा, जो ज्यादा कर रहा है उसको ज्यादा मिलेगा, जो यहां पर ज्यादा मेहनत करेगा उसको सिलेक्शन मिलेगा, जो कम मेहनत कर रहा होगा उसको 1-2 नंबर से रख देगा भगवान, और जो नहीं कर रहा होगा वो तो फिर समझ रहे हो ना, फीलिंग समझ जाओ अब, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो। आगे देखिए क्या है कि खेती की गणना अब लाभकारी में होने लगी है। किसमें? खेती की गणना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो खेती होती है वो क्या है, तो उसको हम एक व्यवसाय बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, खेती की गणना अब लाभकारी व्यवसायों में होने लगी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या है, रियलिटी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूं खेती की गणना लाभकारी व्यवसाय में होने लगी है। इसका मतलब है कि खेती में लाभ होता है, ठीक है, लाभ होता है। मैं आपको बताऊं, मैंने अभी एक्सपीरियंस किया क्योंकि कुछ समय था, तो बाजरे वाली खेती इस बार मैंने देखी थी, तो मुझे तो लाभ नहीं हुआ भाई, ठीक है। तो क्या हो रहा है, क्योंकि या तो सरकार साथ नहीं देती, एक तो सबसे पहली बात है। दूसरी चीज है कि जो बारिश है, या बोल सकते हो जो बोला जाता है ना किसान का तो भगवान भी साथ नहीं देता, वो चीज चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यही है, और बाकी तो आप किसान आंदोलन के बारे में सारी चीजें जानते हो, तो आपको पता चल गया होगा क्या लाभकारी है नहीं है, बस हमें पढ़ना था, मैंने आपको बता दिया है। आगे देखिए क्या है, प्रत्येक भाषा की अपनी एक होती है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी एक क्या होती है, उसकी होती है आपकी प्रवृत्ति, ठीक है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक प्रवृत्ति होती है, सभी की अलग अलग होती है। कोई हिंदी भाषा बोलता है उसकी अलग होगी, ठीक है, इंग्लिश की अलग होगी, उर्दू की अलग होगी, ठीक है, तमिल, तेलुगु अलग अलग भाषा है, उड़ीसा की उड़ीसी है उसकी अलग होगी, भाषा होगी या बोली भी होगी, ठीक है, कुछ भाषाएं होती है कुछ बोलियां होती है, तो सभी की प्रवृत्ति है वो अलग अलग होगी। हरियाणवी, पंजाबी, समझ रहे हो, तो ये क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कौन सी भाषा बोलते हो सबसे ज्यादा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना, या कहां से बिलोंग करते हो तभी पता चल जाएगा कि आप कौन सी भाषा बोलते हो। कमेंट सेक्शन भर देना इस चीज से। वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं बचपन से कि वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं, यानी अपने देश के लिए जिसके दिल में प्यार नहीं है ना, वो क्या है, पत्थर है। और ये तो रियलिटी है। और आप तो फौजी बनने वाले हो यार, देश के सेवक बनने वाले हो, ठीक है, तो आपके हृदय में देश के प्रति प्यार अभी से होना चाहिए, और वो भी एक अलग तरीके का जुनून होता है ना। फौजी वही बनता है जिसके अलग जज्बा होता है, ठीक है, उसकी सोच अलग होती है, उसकी फीलिंग्स अलग होती है। ये रियलिटी में मैंने इन चीजों को महसूस किया तब मैं आपको बता पा रहा हूं। अभी आपको थोड़ा नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन जब आप ट्रेनिंग में जाओगे ना आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी, जब आप ड्यूटी ज्वाइन करोगे आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी, और धीरे धीरे सिचुएशन आती रहेंगी, उस हिसाब से देखना आपकी फीलिंग्स किस तरीके से हो रही होंगी। आज से 5 या 10 साल के बाद आप महसूस करना कि आप में अब जो देशभक्ति है और 5 या 10 साल के बाद जो देशभक्ति होगी वो अलग लेवल की होगी, ठीक है। वो क्योंकि तभी तो बोला जाता है कि फौजी से बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता, ठीक है। फौजी और किसान दो ही ऐसे लोग हैं। आगे देखिए क्या है, भगवान सहज भक्ति भाव से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो कौन से भगवान है जो सहज शक्ति भाव से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आशुतोष, ठीक है। तो ये महावीर स्वामी की जी की यहां पर बात हो रही है, ठीक है, महावीर स्वामी जी की, कृष्ण जी हैं और इसके अलावा राम जी हैं। तो राम जी को क्या बोला गया है, इनको भगवान नहीं माना जाता, हम इनको भगवान मानते हैं, लेकिन इनको बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ठीक है, क्योंकि इनको बोला जाता है कि पुरुषों में सबसे महान, ठीक है, भगवान है ये बात आप सभी जानते हो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम यानी जो पुरुष की गरिमा को जो बढ़ाते हैं ना उनको बोला जाता है श्री राम, ठीक है, जो पुरुष की गरिमा को बढ़ाते हैं उनको बोला जाता है श्री राम। बात समझ रहे हो, बस यही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलिए, आपको गुरुजनों के आदेश की सर्वथा अनुचित है। तो जो गुरुजनों का आदेश होता है उसकी उपेक्षा करना सर्वथा अनुचित होता है, यानी गलत होता है, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, आपको अपना एक गुरु चुनना होता है, आप किसी को भी चुन सकते हो, ठीक है,
और जिसको आप अब बोलने लगे मेंटोर भी बोल सकते हो, ठीक है, टीचर भी बोलते हैं, एजुकेटर भी बोलते हैं, काफी चीजें होती हैं। लेकिन जिसको आप गुरु चुनते हो, जो आपको सारी चीजें दे रहा है, आपको मेंटोरशिप भी दे रहा है, ठीक है, तो उनकी क्या है, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर आपने उनको दिल से माना है तो फिर उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनके बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, या जो वो बताते हैं उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, उपेक्षा। आगे देखिए क्या है कि जो जन साधारण का हित न कर सके वह साहित्य क्या हो जाएगा, साहित्य निकृष्ट है, ठीक है, ये तो सिंपल है। आगे देखिए, अब इसका आपको आंसर देना है कि साहित्य वस्तुतः जीवन की क्या है, ठीक है, जीवन की क्या है, जो साहित्य होता है वो वस्तुतः जीवन की क्या होती है, ये आप सभी कमेंट करके बताओगे। सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, बाकी आप नहीं पूछने वाला, क्योंकि कमेंट सेक्शन में भी कमेंट चाहिए ना, इससे मोटिवेशन मिलता है। मुझे भी पता चलता है कि जो हमारे चैंपियंस हैं वो लगे हुए हैं, मेहनत करने के लिए लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन जिसका सही होगा मैं पिन जरूर कर दूंगा। आगे देखिए क्या है कि सोवियत रूस का इस दशक की एक उल्लेखनीय घटना है। तो जो सोवियत रूस है उसका क्या हुआ था, विघटन हुआ था, ठीक है, यानी उसका जो विघटन हुआ था, बंटवारा हुआ था, वो इस दशक की एक उल्लेखनीय घटना है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेल दुर्घटना में कई सौ यात्रियों की हुई। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर थोड़ी सी चीज हो जाएगी और चेंज हो जाएगा। जैसे ध्यान से पढ़िए कि रेल दुर्घटना में कई सौ यात्रियों की हुई, क्या हुई, मृत्यु हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो क्या हुई, यात्रियों की मृत्यु हुई। अगर यहां पर यह होता कि रेल दुर्घटना में कई सी यात्रियों को, यहां पर को होता, अगर को यहां पर लिख दिया जाता तो क्या हो जाता, को हानि हुई, तब ये आंसर होता। सिर्फ बदलाव देखिए कि, तो यहां पर आंसर हो गया मृत्यु। अगर यहां पर को होता तो यहां पर हो जाती क्या, हानि, को हानि हुई, ठीक है। क्यों को हानि हुई, यानी उनका जो सामान वगैरह है वो टूट गया, बिखर गया, रह गया, ये चीजें हो सकती हैं, तो उसको हम हानि बोलते हैं कि रेल दुर्घटना में कई सौ यात्रियों को हानि हुई। अगर को होता तो हानि हो जाता। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा, सर हत्या है और मृत्यु है, दोनों का मतलब यही होता है कि आदमी पहुंच गया ऊपर, ठीक है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है, यह है मृत्यु और यह है हत्या। हत्या किसको बोलते हैं, किसी का मर्डर करना, जिसको खून करना बोला जाता है ना, उसको बोला जाता है हत्या, ठीक है। जिसको जानबूझकर मारा जाता है उसको हम हत्या बोलते हैं। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, समझ गए ना, ये होती है मृत्यु और ये होती है हत्या, समझ गए, मृत्यु और हत्या में अंतर। हत्या होती है किसी के द्वारा मारा जाना, ठीक है, और ये मृत्यु तो जब भगवान बुला ले दिन पूरे हो जाएं तब, ठीक है। सादा जीवन उच्च विचार सफलता की क्या है, कुंजी है। आपके जो जीवन है क्या है, जीवन सादा होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, सिंपलिसिटी। इसमें क्या चीज नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। क्यों यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि दिखावे के चक्कर में आप कंफ्यूज रहते हो, पूरी जिंदगी कभी खुश नहीं रह सकते, ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है। और जो आदमी खुश नहीं रहेगा वो मेहनत नहीं कर पाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आगे नहीं बढ़ पाएगा तो सफलता कहां से मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी ना। तो इसलिए बोला जाता है सादा जीवन उच्च विचार, अपने विचारों को ऊंचा रखो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये सोचने लग जाते हैं अगर सर की क्लास हम शेयर करेंगे तो बाकी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, अपने जो विचार है ना उनको ऊंचा रखो। आप ये सोचो अगर मैं किसी के साथ शेयर कर रहा हूं तो उसका भला होगा, वो दिल से मुझे दुआएं देगा, वो उसका परिवार खुश रहेगा और सभी मुझे दिल से दुआएं देंगे। मैं भी अपनी जिंदगी में एक मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ पाऊंगा कि मैंने उनके साथ इन चीजों को शेयर किया था जिसकी वजह से वो सफल हो पाए, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए, आपको नकारात्मक नहीं रहना चाहिए, आपको हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। और सकारात्मक व्यक्ति होता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब अलग अगले टाइप वाला आने वाला है। तो ये देखो पहले कि पौराणिक महापुरुषों में कर्ण अपनी के लिए सुविख्यात है। किस चीज के लिए विख्यात है, जो कर्ण है, जिनको सूत पुत्र बोला जाता है, सूत पुत्र कर्ण, ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है, यानी वो बहुत ज्यादा दान करते थे,
उनके घर से कभी भी कोई वापस नहीं गया था बिना दान दिए। ठीक है, तो ये बात आप सभी को पता होगी। और इस स्थान को मैंने देखा जहां पर वो दान पुण्य किया करते थे ना, मैंने देखा है, मैं घूमने गया था तो मैंने ये चीजें देखी थी और बहुत शानदार चीजें हैं। ठीक है, कभी मौका मिले तो जाके जरूर देखना। रामायण की घटना महाभारत की घटना की क्या है, पूर्ववर्ती है। क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती, यानी पहले की है। जो रामायण की घटना है वो महाभारत की घटना की क्या है, पूर्ववर्ती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये चीजें तो आपको समझ में आ गई। इस टाइप की जो अगर आपके पेपर में आएगा ना तो ये 2 से 3 नंबर का आएगा। ठीक है, 2 से 3 नंबर का आएगा। लेकिन अब पैराग्राफ आएंगे तो लगभग 4 से 5 नंबर के आने वाले हैं। और इस चीज के बाद मैं आपको वो क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं जो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, जो पहले आपके एग्जाम्स हुए ना उनमें पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस भी यहां पर दिखने वाले हैं। फिर उन्हीं के बाद हम अगले चैप्टर पे चलने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए ये पैराग्राफ है, तो इसको बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व करते हुए चलेंगे कि भारत की जनता गांव में निवास करती है। तो क्या हो जाएगा, भारत की अधिकांश जनता, यानी अधिकांश का मतलब होता है, समझ रहे हो ना, ज्यादा जनता। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अधिकांश, ऑप्शन नंबर सी, कि भारत की अधिकांश जनता गांवों में निवास करती है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए क्या है कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी में भारत माता को ग्रामवासिनी कहा है। तो जो सुमित्रा नंदन पंत जी थे उन्होंने अपनी किसमें, अपनी कविता में, किसमें कहा है, अपनी कविता में उन्होंने कहा है, क्या कहा है, भारत माता को ग्रामवासिनी। ठीक है, ग्रामवासिनी। तो ये एक बार पूछा भी गया था कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने भारत माता को क्या कहा है, तो ये हो जाएगा ग्रामवासिनी। याद कर लेना, यानी गांव में बसती है। ठीक है, बोला भी जाता है कि भारत की आत्मा है ना वो गांव में बसती है, तो वो ये ग्रामवासिनी कहा जाता है। ग्रामवासिनी का मतलब होता है ना गांव में बसती है। हमारे राजनेताओं ने गांव के विकास के लिए गंभीर, हमारे राजनेताओं ने, अब चलते हैं हम 23वें पे, अभी तक, ठीक है, क्या हो जाएगा, अभी तक हमारे राजनेताओं ने अभी तक गांव के विकास के लिए गंभीर कदम नहीं उठाए हैं, या गंभीर कदम हो जाएगा, या गंभीर क्या हो जाएगा, प्रयास। एक ही चीज होती है, गंभीर प्रयास नहीं किए हैं। क्या हो जाएगा, गंभीर प्रयास नहीं किए हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पर, गंभीर प्रयास नहीं किए हैं। कौन सा, ये तो प्रयास हो गया, ये है शायद प्रयास। ठीक है, यही है ना अपना प्रयास, यही वाला ही है। ठीक है, तो इसने क्या हो जाएगा, गंभीर प्रयास नहीं किए हैं। गांव में आज भी पक्के मार्ग, पीने को जल और आधुनिक सुविधाएं, अस्पताल नहीं मिलते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। हमारा गांव तो फिर भी थोड़ा डेवलप है, मैं काफी जगह पे देखता हूं, ठीक है, नाम नहीं लूंगा, हो सकता है किसी को बुरा लगे, काफी जगह पे देखता हूं गांव है ना वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। वहां के लोग विकास नहीं कर रहे, जो वहां के राजनेता हैं वो गांव को विकास नहीं कर रहे। वो चाहते हैं कि लोग यहीं पे रहें और जब हमें वोट लेना हो तब हम कुछ बहाने करके ले जाएं। ठीक है, हमारे गांव में सारी सुविधाएं हैं, अस्पताल नहीं है, सिर्फ एक है लेकिन छोटा है। ठीक है, वैसे सारी सुविधाएं हैं। तो यही है कि गांव धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन गांव के लोगों को सजग होना होगा, तभी वो सरपंच से काम करवा सकते हैं। ठीक है, सरपंच से काम करवाना सीख जाओगे ना, अलग बात बन जाएगी। तो ये बात समझ गए। तो अस्पताल नहीं है। गांव में किसका अभाव है, गांव में सबसे ज्यादा जो अभाव रहता है ना वो रहता है रोजगार का। किसका हो जाएगा, रोजगार का अभाव है। अभाव का मतलब होता है कमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि गांव में किसका, रोजगार का अभाव है। अभाव का मतलब हो जाएगा कमी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभाव है किसका, रोजगार का। अभाव तो दिया हुआ है ना, तो हमें यहां पर लिखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोजगार। यानी सिंपल भाषा में बोलना चाहें तो नौकरी की कमी होती है गांव में। ठीक है, तो वही है कि नौकरी का अभाव है या रोजगार का अभाव है, सिंपल। अब देखिए एक बात बताइए, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर ये हमें हार्ड लगता है। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट इसको बोलते हैं सर ये हमें हार्ड लगता है। इसमें क्या ऐसा था जो आपको हार्ड लगे, अपने गांव के बारे में था, यही चीजें हम रिलेट कर पा रहे हैं। ऑप्शंस को देखो कौन सा सही बैठता है वही डाल दो। ठीक है, जब हम पढ़ते आ रहे हैं, इन चीजों से रिलेट कर पा रहे हैं, हम गांव में रह रहे हैं, हमें ये सारी चीजें पता है। ठीक है, इन सिचुएशन और कंडीशन हमें पता है, तो क्या फिर हम नहीं कर सकते। हमें पता है कि राजनेता हैं वो प्रयास नहीं कर रहे, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है, गांव में नौकरियों की कमी है, तो वही चीज है, बस वही तो हमसे यहां पर दिया गया था। अगले पे चलते हैं हम। अगला देखिए क्या है
अनुशासन से तात्पर्य है नियम और व्यवस्था का पालन। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा क्या, नियम और, ठीक है, नियम और व्यवस्था का पालन। तो अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन का मतलब होता है नियम और व्यवस्था का पालन करना। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पे आंसर हो जाएगा। और प्रकृति में भी सूर्य, पृथ्वी आदि नियमों का पालन करते हैं। तो जो यहां पर प्रकृति की बात हो रही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, चंद्रमा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चंद्रमा, क्योंकि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की बात हो रही है, तो यहां पर हो जाएगा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी है आदि नियमों का पालन करते हैं। आप कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये कैसे नियमों का पालन करते हैं। आप देख रहे होगे पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ऐसा तो नहीं है कि बदल के चंद्रमा है वो सूर्य के चारों ओर चला गया, पृथ्वी है वो चंद्रमा के चारों ओर चली गई, ऐसा तो नहीं है ना। तो क्या होगा, अनुशासन में है, अपने नियमों का पालन कर रहे हैं। जो नियम बने हुए हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी लगाएगी और पृथ्वी के चंद्रमा लगाएगा, तो उन्हीं नियमों का पालन कर रहे हैं, उसी को क्या बोला जाता है, अनुशासन बोला जाता है। और लाइफ में अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहीं पे ये बात हुई है। यदि ये नियमों का पालन न करें, क्या हो जाएगा, यदि ये नियमों का पालन, यहां पर क्या हो जाएगा, यदि ये नियमों का पालन न करें, चलो ऑप्शन में आपको दिखा देता हूं क्या हो जाएगा। यदि ये नियमों का पालन न करें, नियमों का पालन न करें तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। बात जो चीज मैंने आपको बताई है ना, अगर ये उल्टा काम करने लग गए ना, तो फिर सृष्टि है ना, जो दुनिया है ना, वो समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नष्ट का मतलब होता है खत्म हो जाना, तो क्या हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। मानव जीवन में भी इसका सबसे बड़ा महत्व है। तो मानव जीवन में भी अनुशासन का बड़ा महत्व है। किस चीज का, अनुशासन का। क्यों, क्योंकि यहां पर अनुशासन की बात हो रही है, तो अनुशासन का बहुत ज्यादा महत्व है। अनुशासन समझ रहे हो ना, कि मुझे 9 बजे पढ़ना है तो पढ़ना है, सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है, तो इसको हम अनुशासन बोलते हैं। तो मानव जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। अनुशासित व्यक्ति अपने जीवन में अधिक प्रगति करते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होगे अक्षय कुमार के बारे में आपने काफी बार सुना होगा कि वो स्टार्टिंग से, ठीक है, जब उन्होंने डिसाइड किया उसके बाद से वो सुबह 4 बजे उठ के मूवी की शूटिंग करते हैं, इसलिए वो 4 मूवीज बना पाते हैं। और जो बड़े बड़े और भी एक्टर हैं वो साल में 1 या 2 मूवीज लेके आते हैं, वो एक साल में 4 या 5 मूवीज ले आते हैं। ये क्या है, अनुशासन की पावर है। ठीक है, क्योंकि आप मूवीज देखते हो इसलिए मैंने रिलेट करवा दिया। सूर्यवंशी मूवी है, पेपर देने के बाद देख लेना, अभी मत देखना, बड़ी खतरनाक मूवी है। ठीक है, पुलिस आ रही है। आगे देखिए क्या है, समाज तथा राष्ट्र प्रगति में भी अनुशासन द्वारा संभव है। तो समाज तथा राष्ट्र आ जाएगा की, ठीक है, तो समाज की और राष्ट्र की, तो क्या हो जाएगा, समाज तथा राष्ट्र की प्रगति में भी अनुशासन द्वारा ही संभव है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर किया जाएगा। बात समझ गए। और आपको अनुशासन बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आप बढ़ रहे हो ना, आगे बढ़ रहे हो, तो अनुशासित व्यक्ति है वो ज्यादा सफल होता है, यानी जो कंटिन्यू करता है लगातार। ठीक है, यही बोला जाता है, चाहे आप डेली 3 घंटे पढ़ो, लेकिन आपको क्या करना, लगातार पढ़ना है, तभी आप सफल हो पाओगे। ऐसा नहीं एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, एक दिन 3 घंटे पढ़ रहे हो, तब आप सफल नहीं हो पाओगे। ठीक है, लगातार कंटिन्यू बराबर टाइम देना है। ठीक है, चलो अनुशासन का भी आपको बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया है, पेपर में काम आ जाएगा, लाइफ में भी काम आ जाएगा। ये देखिए क्या है, ये क्वेश्चन ये मैं आपको पहले करवा चुका हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में करवाने वाला हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या है कि आज की सदी का सबसे बड़ा जो खतरा है वो ग्लोबल वार्मिंग है। पृथ्वी पर गर्मी है निरंतर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं, बस इसको सोल्व करना है। तो पृथ्वी पर जो गर्मी है वो क्या हो रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है। लगातार पेड़ों का कटना, प्रदूषण का बढ़ना जारी है, जिससे वातावरण क्या हो रहा है, जहरीला होता जा रहा है। जिससे जब पेड़ कट रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, और प्रदूषण बढ़ने से क्या हो रहा है, जो वातावरण है वो क्या हो रहा है, जहरीला होता हुआ जा रहा है। इसके साथ साथ तापमान में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तापमान, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप देख रहे होगे गर्मी बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता हुआ जा रहा है, तापमान में भी वृद्धि हो रही है। ओजोन परत में भी छिद्र होने का कारण क्या है, ओजोन परत में छिद्र हो चुका है, ये बात आपको पता है। सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं। ये सब मानवीय कार्य हैं जो प्रकृति के चक्कर को बाधित कर रहे हैं। हमें इन सब को रोकना होगा, पेड़ों को काटना कम करना होगा। पेड़ों को काटना क्या होगा, कम करना होगा। ठीक है, और
प्रदूषण पर भी लगाम लगानी होगी। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल सा था, पहले करवा चुका हूं इसलिए रिपीट करवा दिया है। यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा, ये बात बोली गई है कि पेड़ों को काटना कम करना होगा। क्या? कम। तो दोस्तों पेड़ों को काटना ही नहीं है, ठीक है, जब तक हो पाए आपको नहीं काटना, ठीक है, नहीं काटना। और आपको जितने पेड़ लगा सकते हो लगाना है, ज्यादा नहीं तो अपने हर एक बर्थडे पे लगा दो, ठीक है। जिस दिन पेपर देके जाओ, पेपर अच्छा हो उस दिन लगा दो, इससे मोटिवेशन मिलेगा आपको, लाइफ में मोटिवेशन मिलेगा। तो चलो हम कर देते हैं, क्या हो जाएगा, बढ़ती हुई जा रही है, इससे क्या हो रहा है, जहरीला वातावरण हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, उससे क्या हो चुका है, छिद्र, ये हिद्र नहीं छिद्र है, तो छिद्र हो चुका है। और क्या करना होगा, पेड़ों को काटना कम करना होगा। तो ये इसके आंसर हो गए। अब चलते हैं अगले पे। ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे गए थे एसएससी जीडी कांस्टेबल में, तो ये आपके सामने आ चुके हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, हेजा एक क्या है, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिख जाए। हेजा क्या है, एक संक्रामक रोग है, या संक्रमण से फैलने वाला रोग है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने फिजिकल ली होगी, ठीक है, क्या होती है, फिजिकली होती है ना, तो वो अगर लिया होगा तो उसमें पहला ही चैप्टर है शायद। तो हेजा क्या है, एक संक्रामक रोग है, यह संक्रमण से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे आंसर हो जाएगा। और पूछा गया था, ठीक है, जिसकी साइंस अच्छी थी ना उसने आंसर कर दिया, ठीक है, हिंदी में भी काम आता है। तो ये हो गया। अथक परिश्रम और सतत प्रयास चरम सीमा प्राप्त कर सकता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे देखिए क्या है कि भगवत कृपा से मूक भी हो सकता है। मूक भी क्या हो सकता है, वाचाल हो सकता है। मूक भी क्या हो सकता है, वाचाल। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको मूक का मतलब पता होना चाहिए। मूक का मतलब होता है गूंगा, जो नहीं बोल सकता, और वाचाल का मतलब होता है जो बोलने वाला, ठीक है। तो भगवत कृपा से यानी भगवान की कृपा से मूक भी वाचाल हो सकता है, जो नहीं बोल पाता वो भी बोल पाता है, ठीक है। लेकिन ट्राई उसको थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी, खुद मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। संदीप सिंह जी का नाम सुना होगा, हॉकी के जादूगर, हॉकी के जो मतलब जादूगर तो आप सभी को पता है कि ध्यानचंद जी को बोला जाता है, लेकिन संदीप सिंह जो हॉकी के कप्तान रहे थे, ठीक है, उनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब तुम नहीं खड़े हो सकते। वो खड़े भी हुए और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, अच्छे अच्छे गोल किए, ठीक है, काफी चीजें उन्होंने अचीव की। तो ये होता है खुद के ऊपर डिपेंड, भगवान आपका साथ दे सकता है लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो फिर इस पे चलते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं यहां पर। कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा का एकमात्र क्या मानते हैं, एकमात्र उद्देश्य मानते हैं, ठीक है। क्या है कि कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य मानते हैं। ऐसे लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी पुस्तकें ही पढ़े, वो लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि विद्यार्थी पुस्तकें पढ़े। यही तो सिचुएशन हो रही है, हमारे देश की प्रगति यहीं पे रुकी हुई है, ये सच्चाई है। पहले मैं भी समझता था हाँ बहुत अच्छा चीज है, लेकिन ये सच्चाई है। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में हम क्या करते हैं, पुस्तकों को, बुकों को रट रहे होते हैं, हम कभी समझ नहीं रहे होते। हम सभी ने देखिए, आप जो 12th कर रहे हैं, जिन्होंने 12th करके आए हैं, आप सभी वही स्टूडेंट हैं, तो आपका 12th तक जो भी आपने पढ़ा है ना वही पेपर में आता है, लेकिन फिर भी आपको दोबारा से पढ़ना पड़ रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि हमने पहले रटा था, अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लाइफ यही है, तो यही हमारी शिक्षा का चेंज, बदलाव होना चाहिए, ठीक है। भारत की शिक्षा में थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए जिससे एकदम से हमारा देश बूम करेगा, ठीक है। और ये आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। अन्य कुछ ना करें, वो यही चाहते हैं बस पुस्तकें पढ़ें और अन्य कुछ ना करें, तभी उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। वो क्या चाहते हैं, अभिवृद्धि, वृद्धि या अभिवृद्धि एक ही मतलब होता है। तो ज्ञान में क्या होगी, वृद्धि होगी, वो सिर्फ ये चाहते हैं। लेकिन दूसरे लोग विश्वास करते हैं, दूसरे तरीके के लोग विश्वास करते हैं, मैं भी उस टाइप का ही हूं, ठीक है। पहले इस टाइप का थे, अब ये, क्योंकि धीरे धीरे लाइफ में सीखते हुए जाते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। तो दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि अकेले शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य क्या हो जाएगा, कि अकेले ही 41 है ना, ये वाला है कि अकेले शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य कमाने के योग्य नहीं हो सकता। तो इसका क्या हो जाएगा, जीविका, ठीक है, जीविका उसको बोला जाता है ना, जीने के लिए जो हम कमाते हैं उसको बोला जाता है जीविका। तो अकेले शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य जीविका कमाने के योग्य नहीं हो सकता। ऐसे लोग सोचते हैं कि रोटी अधिक क्या है, महत्वपूर्ण है,
ठीक है, रोटी अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छे, तो जो दूसरे लोग, जो हम टाइप के, जो मैंने बताया था ना कि मैं इस टाइप का हूं, ठीक है, तो हम जैसे लोग क्या सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छे नागरिक और देशभक्त पैदा करना होता है। तो क्या हो जाएगा, अच्छे नागरिक और देशभक्त पैदा करना होता है, ठीक है, तो ये शिक्षा है, रटना नहीं होता, अच्छे नागरिक पैदा करना। अगर आपको पता ही नहीं इस समाज के बारे में, इस दुनिया के बारे में, सोसाइटी के बारे में, जब हम 12th करके निकलते हैं तब हमें धीरे धीरे पता चलता है क्या ये दुनिया है जो हम बचपन से हुए देखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि बचपन में हमारे पास स्कूल के लोग होते हैं, हमारे जो दोस्त होते हैं, उनके अलावा कोई नहीं होता, तो हमें दुनिया लगती है कि बहुत अच्छी है, लेकिन दुनिया में निकलते हैं तब पता चलता है कि किस किस टाइप के लोग रहते हैं, क्या क्या सिचुएशन आ सकती हैं। तो ये चीजें आपको पहले पढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है। तो हम आशा करते हैं जो हमारी पीढ़ियां आएंगी, जो आप सभी के बच्चे हमारे बच्चे होंगे, उनको हम अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। धीरे धीरे बदलाव होगा, ठीक है, बदलाव हम और आप ला सकते हैं। अब इस पे चलते हैं क्वेश्चंस पे, क्योंकि अगर इसको नहीं पढ़ेंगे ना तो पेपर में ये बदलाव ला देगा। गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और अहिंसा का मार्ग बताया। तो गांधी जी ने दो ही चीज बताई थी, एक प्रेम और दूसरा अहिंसा का मार्ग। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अहिंसा का मार्ग यानी हिंसा न करना बिना लड़ाई झगड़े के, ठीक है, अहिंसा उसको बोला जाता है बिना लड़ाई झगड़े के। और देख सकते हो एसएससी कांस्टेबल में पूछा गया था, ठीक है। आशा का जीवन के अंधकार को दूर करता है। तो जो आशा का दीपक होता है ना, आशा का दीपक होता है, वो जीवन के अंधकार को दूर करता है। इसका मतलब क्या है कि आपको आशा रखनी है, आपको विश्वास रखना है कि मुझे सिलेक्शन मिलेगा, मेरा सिलेक्शन होगा, मैंने मेहनत की है। जो आशा का दीपक है ना, उसको जलाए रखो, उसकी लो आपको मिलते रहे, बस यही चीज है। शिक्षा का वास्तविक मानव को पूर्णता प्रदान करना है। तो जो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य होता है, उद्देश्य का मतलब समझ गए ना, लक्ष्य, एम जिसको हम बोलते हैं, मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूं एम। तो जो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है, मानव को पूर्णता प्रदान करना, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, सब तरीके का ज्ञान होना, ठीक है। देख रहे हो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एसएससी में, देख सकते हो, मैंने अपने दिल से नहीं बताया, ऐसे मन से नहीं बताया, जो चीजें बताई है ना, शिक्षा बहुत जरूरी है, ठीक है, शिक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या है कि मेरी बीमार है, तो मेरी क्या है, मेरी पत्नी बीमार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरी पत्नी बीमार है। अब ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्त्री का मतलब क्या हो गया, स्त्री का मतलब समझ गए ना, महिला का मतलब क्या हो गया, सभी उनके अलग बारे में, पत्नी के बारे में। यहां पर एक स्पेसिफिक नाम हो गया कि मेरी पत्नी बीमार है, मेरा भाई बीमार है, मेरी माता बीमार है, ठीक है, सब कुछ अलग अलग होगा। लेकिन अगर स्त्री बोल दिया तो पता नहीं चल रहा कौन है, माता जी हैं, बहन जी हैं, पत्नी जी हैं, ठीक है, बेटी जी हैं, कुछ भी है, ये नहीं पता चल रहा ना, तो आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि मेरी पत्नी बीमार है, ठीक है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखिए क्या है, और कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर वो सौभाग्यवती तो होती है, ठीक है, तो कोई पति थोड़ी ना बोलेगा कि मेरी सौभाग्यवती, क्योंकि सभी को पता है अगर जिसका पति जिंदा है वो सौभाग्यवती ही तो है, ठीक है, तो यही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी, कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिनांक और समय पहले से निश्चित नहीं होता, वो क्या कहलाता है। ये चीजें मैंने बार बार बताई है, रीजनिंग जब मैंने पढ़ाई थी उसमें मैंने बार बार आपको बताया था। तो जिस व्यक्ति का आने का दिनांक या समय नहीं पता होता, उसको हम बोलते हैं अतिथि। इसका मतलब क्या होता है, अतिथि, यानी जिसकी कोई तिथि नहीं है, जिसकी कोई तारीख नहीं है, जो मन करे तब टपक पड़ता है, ठीक है, जब भी आ जाए, जब उनका मन करे वो आ गए, ठीक है, तो उनको बोलते हैं अतिथि, ठीक है, यानी अतिथि जिसको बोलते हैं। और यहां पर जो बता के आता है उसको हम बोलते हैं क्या, मेहमान, ठीक है, क्या होता है, मेहमान। ये सरप्राइज वाले होते हैं, तो सरप्राइज कभी कभी खतरनाक हो जाता है, तो बता के जाया करो कहीं पे जा रहे हो तो, ठीक है। तो मेहमान होता है, मेहमान होता है, क्या हो गया, ठीक है, समझ जाओ, फीलिंग समझ जाओ बस अब, ठीक है। आगे चलते हैं कि माता जी को, अब यहां पर देखिए क्या है, माता जी को क्या है, प्रमाण, प्रणाम, परिमाण और प्रणाम। अब देखिए क्या है,
तो माता जी को क्या हो जाएगा? प्रणाम। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? प्रणाम, यानी माता जी को नमस्कार। प्रणाम का मतलब होता है नमस्कार या अभिनंदन। ठीक है, अब यहां पर ये चीज समझ लो, पेपर में आती है, बार बार रिपीट होती है। परिणाम, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। समझ रहे हो क्या? परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। प्रमाण, प्रमाण का मतलब होता है प्रूफ। ठीक है, पूछा जाता है ना, मुझे इसका प्रमाण चाहिए, मुझे इसका प्रूफ चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ सबूत दिखाओ। ठीक है, प्रणाम जो आपका प्रमाण है उसका मतलब क्या होता है? सबूत दिखाना। ठीक है, और प्रणाम तो आप समझ गए होंगे, नमस्कार वाला। आगे देखिए क्या है कि स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की है। तो क्या हो जाएगा? ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में हमने क्या की है? प्रगति की है। चलो आगे चलते हैं, फिर से अपना पैराग्राफ आ गया है। चलो यहां से शुरू है कि जिनको आपको जिन बातों से भय लगता है उनसे बचते रहने का दुखद हो सकता है। तो उनसे बचते रहने का परिणाम क्या हो जाएगा? परिणाम। परिणाम समझ रहे हो ना? परिणाम समझ गए ना कि उसका जो रिजल्ट आएगा, जो अभी मैंने आपको समझाया था, तो वो ये कि जिन बातों से भय लगता है, यानी जिन बातों से आपको डर लगता है ना, उनसे बचते रहना, उनसे डर के दूर जाना, उनसे बचते रहना क्या हो जाता है? उनका परिणाम है वो भयंकर हो सकता है। ये बात बोली गई है, या दुखद हो सकता है, ये है। भयावह लगने वाली परिस्थितियों के सामने खड़े रह जाने में ही बुद्धिमानी होती है। तो जो भयावह यानी जिनसे डर लगता है, जिनसे भय लगता है, उन परिस्थितियों के सामने हमें क्या होना चाहिए? खड़ा होना चाहिए। किस तरीके से? डटकर खड़ा होना चाहिए। ठीक है, परिस्थितियां कठिन आ रही हैं, उनके सामने आप डटकर खड़े हुए हो तो आप एक मजबूत इंसान बन के निकलोगे। अगर वो हो सकता है, क्या हो सकता है कि वो जो परिस्थिति है वो जितनी आप सोच रहे हो उतनी डरावनी ना हो। अगर डरावनी होगी भी तो आपको उसका कोई रास्ता निकलेगा। ठीक है, उसको आप सॉल्यूशन निकाल पाओगे। तो वही चीज है, उसके सामने खड़ा होना चाहिए, उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। ये लाइफ लेसन भी है। ठीक है, हिंदी लेसन तो है, लाइफ लेसन भी है। अब देखिए क्या है कि वास्तव में इस बात की भी पूरी क्या है? वास्तव में इस बात की भी पूरी संभावना क्या हो जाएगा? वास्तव में भी इस बात की पूरी संभावना है कि स्थिति उतनी मुश्किल ना हो जितनी आप उसे मान बैठे थे। बिल्कुल सही बात है, वही बात है जो मैंने बताई थी। या फिर संभव है कि स्थिति सचमुच में ही, या क्या है? स्थिति सचमुच में ही क्या हो? जटिल हो। क्या हो? जटिल। जटिल का मतलब होता है कठिन। ठीक है, या क्या होता है इसका मतलब? मुश्किल। तो यही हो जाएगा कि हो सकता है या फिर संभव है कि स्थिति सचमुच में क्या हो? जटिल हो। तब आपको यह पता चल जाएगा कि उसे कैसे हैंडल करना है। तो क्या हो जाएगा? निपटना। क्या हो जाएगा? उससे कैसे निपटना है, तो ये आपको पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई? इन फीलिंग्स को समझ जाओ, आंसर अपने आप निकल जाएगा। जो फीलिंग्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, अगर आप इनको समझ जाओगे तो आंसर अपने आप निकल जाएगा आपका। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी पेपर में पूछे गए हैं। जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उन्हें किसी दूसरे के कार्य से नहीं करनी चाहिए। ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। तो जो व्यक्ति है ना, वो संतुष्ट जीवन मतलब अच्छा जीवन जिसमें कुछ ना हो, ठीक है, तो वो कब रह सकता है? किसी लोगों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो मैंने आपको बताया था ना कि वीडियो शेयर करने से कुछ लोग समझते हैं, तो वही चीज है, किसी भी चीज से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या का मतलब है ना, उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए, या बोल सकते हो उनसे जलना नहीं चाहिए। सिंपल भाषा में हम बोलते हैं ना कि उनसे जलना नहीं चाहिए। वो प्रगति कर रहे हैं, अच्छी बात है, खुश रहो, उनसे सीखो कि वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आप भी बढ़ने की कोशिश करो, उनको गिराने की कोशिश मत करो, क्योंकि उनके गिराने की कोशिश में हो सकता है वो गिर जाएं, लेकिन आप ऊपर नहीं उठ पाओगे ना। तो आपको ऊपर उठना है, किसी को गिराना नहीं है। तो किसी लोगों से आपको क्या नहीं करनी चाहिए? ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। सभी के साथ प्रेम भाव रखना चाहिए। आगे चले क्या है कि वह पूर्वक जिसके सामने झुक गया, तो वह क्या हो गया? वह विनय पूर्वक, बोला जाता है ना कि वह विनय पूर्वक सबके सामने झुक गया। विनय पूर्वक समझ रहे हो ना, मतलब बड़े ही शांत स्वभाव से, या जैसे झुक जाते हैं ना, जब हमारे बुजुर्ग हमें दिखते हैं तो हम शांत स्वभाव से झुक जाते हैं, या भगवान के सामने हम ऐसे झुक जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? उसको बोला जाता है विनय भाव से।
ठीक है, या विनय पूर्वक आप बोल सकते हो कि वह विनय पूर्वक सबके सामने झुक गया, यानी उनके सम्मान में। आगे चलिए, अगला है आपका, फिर से आ गया महंगाई की समस्या पे आ गया। ये समस्या तो हम झेल रहे हैं अभी, देख रहे हो ना, टमाटर 80-100 रुपए किलो हो गए हैं, या तो सेब ले लो या टमाटर ले लो, बराबर भाव है। ठीक है, और पेट्रोल डीजल का तो आपको पता ही है। अब देखो इस पे चलते हैं कि महंगाई की समस्या का करने के लिए यह आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा कि महंगाई की समस्या का समाधान करने के लिए यह आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा, समाधान, कि जो महंगाई की समस्या है उसको समाधान करने का यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है वो देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए। बिल्कुल सही बात है, जो जनसंख्या बढ़ती हुई जा रही है उस पर रोक। अब देखिए, सरकार नहीं लगा सकती, ये हम सभी भारतीयों को सोचना होगा। ठीक है, उस पे हम लगाम लगा सकते हैं, सरकार नहीं लगा सकती, सरकार किसी को बांध नहीं सकती है। ठीक है, तो वही चीज है कि जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए और बढ़ने के भरसक प्रयास किए जाए। अब क्या है कि इसका क्या है, उत्पादन बढ़ाने के, क्या बढ़ाने के लिए, उत्पादन, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी हुई है तो अगर क्या होगा, खाने के लिए चीजें नहीं होंगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो महंगाई कब बढ़ती है, जब चीजें कम होती हैं, जब महंगाई बढ़ती है। चीजें कम है और जिनको चाहिए वो लोग ज्यादा हैं, तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। तो क्या करना होगा, उसके लिए हमें उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। अगर चीजें हमारे पास ज्यादा होंगी तो फिर महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो इसके लिए क्या होगा कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास किए जाएं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रयास, या जिसको बोल सकते हो प्रयत्न। ऑप्शन में दिया हुआ है वही हम यूज करेंगे, प्रयत्न दिया हुआ है प्रयत्न कर देंगे, और प्रयास दिया हुआ होता तो हम प्रयास कर देते। दोनों का मतलब भी यही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भरसक प्रयास किए जाने चाहिए, अब क्या है, प्रयत्न किए जाए। सरकारी योजनाओं को ढंग से चलाने के लिए जो सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, बहुत सारे लोगों तक पहुंच नहीं पाती और बहुत सारे लोगों को उनको पता ही नहीं चलता कि कौन सी योजनाएं हैं। और ये रियलिटी है गांवों की, तो ये रियलिटी है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन कौन सी योजनाएं हैं। ठीक है, और उनमें हम आप सभी आते हैं, हमें नहीं पता बहुत सारी जो योजनाएं हैं जो किन से क्या फायदा मिलता है, बाद में पता चलता है तुमने कैसे लिया इसका फायदा, ये बोलते हैं ना, यार बताया नहीं। तो वही चीज है। तो क्या हो जाएगा, प्रोत्साहन करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा कि सरकारी योजनाओं को ढंग से चलाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए, करों की वृद्धि को रोका जाए, यानी जो ब्याज दर है उसको रोका जाए, भ्रष्टाचार का पूर्णतः उन्मूलन किया जाए। तो जो भ्रष्टाचार शब्द है ये उन्मूलन हो जाएगा। उन्मूलन का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, काम आ रहा नहीं यहाँ पर, उन्मूलन का मतलब है सफाया, यानी खत्म किया जाए। तो क्या हो जाएगा, उन्मूलन किया जाए, यानी भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जाए हमेशा के लिए। तो वही चीज है कि भ्रष्टाचार का पूर्णतः उन्मूलन किया जाए, तभी जनता इस महंगाई से मुक्त हो सकती है। बात समझ में आ गई, तभी जनता इस महंगाई से मुक्त हो सकती है। और भ्रष्टाचार कैसे होता है, जिस चीज की कमी हो रही है ना उसको लोग स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, और ये एक अलग तरीके का भ्रष्टाचार है। कुछ लोग इसको बिजनेस बोल देते हैं और रियलिटी में भ्रष्टाचार है। जिसकी अब टमाटर की है तो टमाटर को ज्यादा दिन नहीं रख सकते, लेकिन अगर प्याज के समय में आपने देखा होगा, प्याज जब महंगी हुई थी लोगों ने स्टोर करना शुरू कर दिया था, और फिर ज्यादा, पहले 80 की थी फिर 150 के पास पहुंच गई थी, फिर उन्होंने बेच दिया। ठीक है, कुछ लोग इस तरीके का भी काम करते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी नजर में तो ये चीज गलत है, क्योंकि जो चीज हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, जिसकी हमें जरूरत है उसके अलावा है, तो वो सभी में बढ़ जानी चाहिए। ठीक है, हाँ उसके आप पैसे ले सकते हो, फ्री में देने के लिए कौन बोल रहा है, आप उसके पैसे ले सकते हो, लेकिन चीज को स्टोर करके रखना वो गलत चीज है, जिसकी वजह से खराब हो जाए, किसी को ना मिल पाए और खराब हो जाए तो फिर तो गलत बात है ना। तो वही चीज है। तो दोस्तों रिक्त स्थान वाला ये यहीं पे समाप्त होता है। अब हम इसके बाद करने वाले मुहावरे, फिर अगले चैप्टर पे चलेंगे, लोकोक्तियां पढ़ेंगे, फिर उसके बाद और चैप्टर पे पढ़ेंगे। सारी चीजें हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। अगला चैप्टर आपका मुहावरे, बड़ा ही शानदार होने वाला, आप सभी को पता है, बिल्कुल इजी है, इससे आसान हिंदी में और कुछ है नहीं, क्योंकि ये चीज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बड़े मजेदार तरीके से पढ़ रहे होते हैं, हमको आता है, लेकिन आपको थोड़ा अर्थ समझना होगा। क्योंकि पहले क्या होता था, बिल्कुल जो हमने रटा हुआ होता था ना वो ही आ जाता था, लेकिन अब आपको इनका अर्थ समझना पड़ेगा। अर्थ समझ पाओगे तभी आप इनका आंसर है वो कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से ही, कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो लोहे के चने चबाना, देखिए लोहे के चने नहीं होते ना, तो लोहे के चने चबाना बहुत मुश्किल काम है, आपके दांत टूट जाएंगे। ठीक है, तो लोहे के चने चबाने का मतलब होता है
कठिन संघर्ष में फंसना, यानी संघर्ष करना, कठिन संघर्ष करना, कठिन संघर्ष में फंसना इसका मतलब होता है, क्योंकि लोहे के जो चने हैं वो चबते नहीं है भाई, ठीक है, बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, दांतों को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि लोहे के चने चबाना, की इसका मतलब है खतरनाक चीज है, बड़ा कठिन संघर्ष होने वाला है, तो उसको बोला जाता है। कान पर जूं ने रेंगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कान पर जूं ने रेंगने का मतलब क्या होता है? आपको अपने टीचर्स बोल रहे होते हैं, आपको आपके माता पिता बोल रहे होते हैं बेटा पढ़ ले, सिलेक्शन हो जाएगा, बेटा पढ़ ले जॉब लग जाएगी, लेकिन आप उनको नहीं सुन रहे होते हो, तो उसको बोला जाता है कि कान पर जूं ने रेंगना, यानी इसका मतलब होता है बात को अनसुना कर देना। बात सुन तो रहा होता है लेकिन अनसुना कर देता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं जो अपना काम कर रहा हूं, जो पबजी खेल रहा हूं, तो मुझे वही करना है, ठीक है। तो यही चीज होती है, कान पर जूं ने रेंगने का मतलब होता है जो सही बात है उसका असर नहीं होना, ठीक है, जो बातें आपको बोली जा रही है उसका असर नहीं होना, और इसको बोल सकते हो कि बातों को अनसुना करना, ये भी इसका मतलब हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया था, इसका अर्थ समझ जाओ, ऑप्शंस आपके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन अर्थ आपको पता है तो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। और वही क्वेश्चंस लेके आए हूं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चंस भी आपको दिखाने वाला हूं जो पेपर में पूछे गए हैं। देखिए अगला क्या है, बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ठीक है। बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बीड़ा उठाने का मतलब होता है किसी काम के लिए जिम्मेदारी लेना, ठीक है। बीड़ा उठाना, जैसे मैंने आप सभी का बीड़ा उठाया कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाना है इस बार, तो बीड़ा उठाने का मतलब होता है जो जिम्मेदारी, ठीक है, जिम्मेदारी लेना। तो क्या हो जाएगा? किसी काम का भार लेना। क्या हो जाएगा? किसी काम का भार लेना। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीड़े उठाने का मतलब हो जाएगा किसी काम का भार लेना। अगला है कि कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। कान भरने का मतलब हो जाएगा बहकाना, किसी को किसी के बारे में गलत चीजें बताना, ठीक है, तो उसको बोला जाता है बहकाना। तो कान भरना मतलब बहकाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दो क्वेश्चन इसलिए यहां पर ले रहा हूं क्योंकि अगर जिसने पहला सोल्व कर लिया वो दूसरे पे आके स्वयं सोल्व कर सकता है। खुद को चेक करना है, खुद को, अब जो अंतिम समय है खुद को अभी से चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कितनी मेहनत और करने की आवश्यकता है आपको। हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो हजामत बनाने का मतलब होता है बेवकूफ बनाना। हजामत बनाने का मतलब क्या हो जाएगा? बेवकूफ बनाना। ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हौसला पस्त होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बहुत सारे स्टूडेंट के हौसले पस्त हो गए होंगे, ठीक है, जो नहीं मेहनत कर रहे थे वो आप सोच रहे होंगे अब नहीं हो पाएगा हमसे। तो हौसले पस्त होने का मतलब क्या हो जाता है? उत्साह नहीं रहना। तो उन लोगों में क्या है? उत्साह नहीं है कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, वो ऐसे सोचने लगे हुए हैं, तो उसी को बोला जाता है कि हौसला पस्त हो जाना, यानी कि अब उनमें उत्साह नहीं रहा है, उनमें वो मोटिवेशन नहीं रहा है कि वो कर सकते हैं, वो ये सोचने लगे कि या तो होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही है कुछ, तो क्या हो जाएगा? उत्साह न रहना। तो आपको क्या करना है? अपने हौसलों को पस्त नहीं होने देना, आपको मोटिवेट रहना है और यही कहना है कि मैंने मेहनत की है और मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा, और जो बचा हुआ समय है उसको बहुत अच्छे तरीके से मैं यूज करूंगा ताकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आपका हौसला बनाए रखना बहुत जरूरी है, इसलिए बीच बीच में मैं आपको मोटिवेट करता रहता हूं ताकि आप पस्त ना हो, ठीक है, आपके हौसले पस्त ना हो। हां में हां मिलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? हां में हां कौन मिलाता है? जो खुशामद करता है, या इसको बोल सकते हो खुशामद करना, या इसी को बोला जाता है चापलूसी करना, ठीक है, इसी को चापलूसी करना बोला जाता है। और सिंपल भाषा में बोला जाता है जिसका पक्ष लेना, किसी का पक्ष लेना या उसकी चापलूसी करना जिससे वो अपना काम बन जाए, तो उसी को बोला जाता है खुशामद करना। तो हां में हां मिलाने का मतलब क्या हो जाएगा? खुशामद करना या चापलूसी करना। आगे देखिए क्या है, सिर पर सवार होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो सिर पर सवार होने का मतलब क्या होता है? पीछे पड़ जाना। बोलते हैं ना क्यों मेरे सिर पे चढ़ रहा है, बोला जाता है ना क्यों मेरे सिर पे चढ़ रहा है, इसका मतलब है कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ गया है, ठीक है, आपको परेशान कर रहा है। तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि सिर पर सवार होने का मतलब क्या होगा? परेशान करना। तो ये भी इसका मतलब होता है परेशान करना, ठीक है, ये भी ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा पीछे पड़ना या तंग करना, इसी को हम तंग करना भी बोल सकते हैं। कोई व्यक्ति पीछे पड़ने का मतलब क्या होता है? आपको तंग कर रहा है, क्योंकि वैसे तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हमारे साथ है।
आगे क्या है कि मुंह की खाना मुहावरे का क्या अर्थ है? मुंह की खाने का मतलब ये नहीं कि मुंह पे डुबका खाना, तो मुंह की खाने का मतलब होता है बुरी तरह हारना, बुरी तरह हारना। अब क्रिकेट मैच आप देख रहे होगे ना, तो जो बहुत सारी हार हो रही है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है, तो क्या हो रही है, जो बुरी तरह हार हो रही है ना, उनको क्या बोला जाता है? मुंह की खाना। बात समझ रहे हो? तो उसको बोला जाता है बुरी तरह हारना। जो टीम बुरी तरह हार जाती है या जो व्यक्ति बुरी तरह हार जाता है, उसको बोला जाता है मुंह की खाना, ठीक है। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है। तो मुट्ठी गर्म करने का मतलब क्या होता है? घूस देना। ये तो पढ़ते हुए आ रहे हैं ना कि इसकी मुट्ठी गर्म कर दो, ठीक है, वो काम अपने आप कर देगा, ठीक है। और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बारे में ज्यादा बोला जाता है, ठीक है। ये चीजें बदलेंगी, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ठीक है, उसको आप और हम मिलकर कर सकते हैं। जो नई जनरेशन है हमारी, वो इसको खत्म कर सकती है, लेकिन देखते हैं कितना पॉसिबल हो पाता है, कम होता है नहीं होता। तो इसको छोड़ो, क्या है कि मुट्ठी गर्म करने का मतलब क्या होता है? घूस देना, ठीक है। या घूस देने का मतलब आप देख, इसको क्या बोला जाता है? रिश्वत देना, ये भी इसको बोल सकते हैं, रिश्वत देना। ऑप्शंस में कुछ भी आ जाए, अर्थ आपको समझ में आ गया, आंसर अपने आप निकल जाएगा। घूस देना, रिश्वत देना, ठीक है, तो इसको बोला जाता है। या जेब खर्ची देना, इसको भी बोल दिया जाता है, जेब खर्ची देना भी बोला जाता है। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? पहाड़ टूट पड़ने का मतलब क्या होता है? भारी विपत्ति आना, यानी बहुत बड़ा संकट आ जाना। पहाड़ टूटेगा, बोला जाता है ना कि मेरे ऊपर तो पहाड़ टूटे हुए हैं, विपत्तियों के, संकटों के, संकट, ठीक है, तो संकटों के, मुसीबतों के, तो उसको बोला जाता है पहाड़ टूटना। पहाड़ टूट पड़ने का मतलब होता है भारी विपत्ति आना। आगे देखिए क्या है, बासो उछलना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इसका मतलब हो जाएगा प्रसन्न होना, ठीक है। कोई व्यक्ति कब उछलता है? ठीक है, खुशी से कब उछलता है? जब वो खुश होता है, प्रसन्न होता है, तभी तो उछलता है। तो हो जाएगा बासो उछलने का मतलब होता है प्रसन्न होना, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा आपका खुश होना, ठीक है, प्रसन्न होना या खुश होना, तभी ये व्यक्ति क्या होता है? चिल्ला चिल्ला के उछलता है, ठीक है। फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो फूंक फूंक के पैर रखने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है सोच विचार कर काम करना, ठीक है, सोच विचार कर काम करना, उसको बोला जाता है फूंक फूंक कर पैर रखना। यानी देखभाल के, संभल कर जो काम करता है उसको बोला जाता है कि फूंक फूंक कर पैर रखना, ठीक है। तो यही है सोच विचार कर काम करना। और इसी से रिलेटेड एक ऐसा आता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसका मतलब समझ रहे हो ना? तो वही चीज है कि सोच विचार कर काम करना होता है। नाक रगड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? किसी के सामने नाक रगड़ रहे हो, उसका मतलब क्या हो जाएगा? बहुत खुशामद करना। नाक रगड़ना बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है ना, तो इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा उसकी खुशामद कर रहा है, बहुत ही ज्यादा उसकी चापलूसी कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कि नाक रगड़ना किसी के सामने। आगे देखिए क्या है, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही ज्यादा सर, इतने जी आते हैं मुहावरे, यही है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, वही है, बाकी कुछ बदला नहीं है। मुहावरों में क्या बदलोगे आप? ठीक है, बस इसका अर्थ समझ जाओ, बस आसान बन जाएगा। तो अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या होता है? स्वार्थी बनना, या बोल सकते हो जिसको अपना काम निकालना, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है अपना काम निकालना या स्वार्थी बनना, इसको भी बोल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो गाल बजाने का मतलब होता है डींगे हाँकना। ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाल बजाने का मतलब हो जाएगा डींगे हाँकना। जिसको समझ नहीं आया डींगे हाँकने का मतलब क्या होता है? बड़ी बड़ी फेंकना, ठीक है। आपने सुना होगा ना, कोई बोल रहा है कि मैं हवाई जहाज उड़ा देता हूं, ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी जो फेंक रहा होता है ना, उसको बोला जाता है डींग हाँकना या गाल बजाना, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है, बेवजह से वो चपर चपर कर रहा है, उसको बोला जाता है। आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आसन डोलना, देखिए आसन कब डोलता है? जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन होता है, उसको बोला जाता है आसन डोलना। इसका मतलब होता है आसन बदलना, ठीक है, जहां पर जो व्यक्ति रखा हुआ है, जो कोई भी चीज है वो दूसरे स्थान पर जा रही है, तो उसको बोला जाता है जो उसका आसन था, यानी जिस पोजीशन में वो रखी हुई थी वो बदल चुकी है, तो इसको बोला जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन करना।
लल्लो चप्पो करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो लल्लो चप्पो करने का मतलब ये होगा खुशामद करना। देखिए ये खुशामद वाला कितनी बार आ गया, लगभग 3 से 4 बार आ गया है और सभी का मतलब अलग अलग था। तो लल्लो चप्पो करने का मतलब भी क्या होता है? खुशामद करना, किसी की चापलूसी करना। ठीक है, तो वही है, इसको समझ जाओ, बस अर्थ को समझ जाओ, काम आपका बन जाएगा। घड़ो पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घड़ो पानी पड़ जाने का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा, घड़ो पानी पड़ जाने का मतलब होता है अत्यंत लज्जित होना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे देखिए क्या है कि पुरानी प्रथा पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पुरानी प्रथा पर चलना, इसका मतलब क्या होता है कि लकीर का फकीर होना। कभी कभी ये ऊपर दे दिया जाता है और इसको पूछा जाता है कि लकीर का फकीर होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। इसका मतलब है जो लकीर है वो खिंची हुई है, जो प्रथा बनी हुई है, चाहे वो सही है या गलत है, उस प्रथा को फॉलो करना, उसको बोला जाता है लकीर का फकीर होना, यानी पुरानी प्रथा पर चलना। बहुत सारी ऐसी हमारी पुरानी प्रथाएं हैं जो बहुत अच्छी है, उन पर चलना ठीक है, लेकिन कुछ उनमें से गलत है, क्योंकि सभी लोग परफेक्ट नहीं हो सकते। तो वही चीज है पुरानी प्रथा, और समय के साथ चीजों को बदलना भी होता है। ठीक है, अगर आप बोलोगे अभी मैं बैलगाड़ी से जाऊंगा तो वो नहीं है ना पॉसिबल। तो यही चीज है, पुरानी प्रथा पर चलने का मतलब क्या हो जाएगा? लकीर का फकीर होना, जो चीजें बनी हुई हैं उन्हीं को मानते हुए चलना। आगे देखिए क्या है, स्वार्थी होना। स्वार्थी होने का मतलब क्या हो जाएगा? अपना काम बनाना, जो अभी आपको पहले बताया गया था वही चीज है। तो स्वार्थी होने का मतलब क्या हो जाएगा? अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ठीक है, गोवर्धन पे आपने देखा होगा गांव में प्रोग्राम होता है, सभी की खिचड़ी एक जगह पे बनती है। ठीक है, तो वही चीज है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाने का मतलब होता है स्वार्थी होना, अपना अपना कर रहा है, बस किसी और के लिए काम नहीं कर रहा, तो उसको बोला जाता है स्वार्थी होना, अपने बारे में सोचना। स्वार्थी होता है सिर्फ जो अपने बारे में सोचता है, उसको स्वार्थी बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें आपको स्वार्थी बनना सही है, लेकिन स्वार्थी बनने के भी 2 तरीके हैं। एक तो सिर्फ अपना अच्छा सोचना, दूसरे का बुरा सोचना, वो स्वार्थीपन गलत है। अपना अच्छा सोचना और दूसरे का भी अच्छा हो, ठीक है, बुरा हो ये नहीं चाहना, वो भी ठीक है। ठीक है, आप अपना सोचो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन दूसरे के बारे में ये मत सोचो कि उसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। अपना अच्छा सोचो, वो स्वार्थीपन ठीक है आपका। ठीक है, तो यही चीजें हैं, समझ रहे हो ना, ये लाइफ में बहुत काम आती हैं। बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो बुद्धि भ्रमित होने का मतलब क्या हो जाएगा? अक्कल पर पत्थर पड़ना। बुद्धि भ्रमित का हो जाएगा अक्कल पर पत्थर पड़ना, यानी मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ चुका है, अगर लोग उसको समझा रहे हैं उसको समझ नहीं आ रहा, तो उसी को बोला जाता है बुद्धि भ्रमित होना या अक्ल पर पत्थर पड़ना। आगे देखिए क्या है, एकमात्र सहारा। ये तो हम सबसे इजी होता था जब हम सभी पढ़ते थे। ठीक है, क्या होता है एकमात्र सहारा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? अंधे की लाठी। उसमें ये वाला ऊपर होता था जब हम पढ़ रहे होते थे कि अंधे की लाठी, इसका मतलब है एकमात्र सहारा। श्याम अपने माता पिता की अंधे की लाठी है, यानी श्याम अपने माता पिता के एकमात्र सहारा है। तो इस तरीके का होता है। ठीक है, तो एकमात्र सहारे का मतलब हो जाएगा अंधे की लाठी। ठीक है, क्योंकि अंधे के पास एक लाठी होती है जिससे वो सब कुछ चीजें कर रहा होता है। धोखा देना किस मुहावरे का सही अर्थ है? देखिए दोस्तों, कुछ भी करो लेकिन किसी को धोखा मत देना। ठीक है, किसी को धोखा मत देना, क्योंकि आपके धोखे से हो सकता है किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए या जिंदगी खत्म भी हो जाए। ठीक है, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, कभी किसी को धोखा नहीं देना। जो भी बात हो क्लियरली बता देनी चाहिए कि ये चीज है। हो सकता है किसी को कुछ समय के लिए बुरा लगे, ठीक है, लेकिन क्लियरली आप बता दो। धोखा देना सबसे बड़ी चीज होती है, या बोल सकते हो सबसे बड़ी गलती होती है, जिसके लिए भगवान माफ नहीं करता। इंसान तो क्या, आपको भगवान भी कभी माफ नहीं कर पाएगा। तो ये चीज कभी मत करना। धोखा देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा चूना लगाना, तो किसी को चूना मत लगाओ यार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूना लगाना। खूब लाभ होना किस मुहावरे का अर्थ होता है? खूब लाभ होने का मतलब होता है पो-12 होना। ठीक है, पो-12 होने का मतलब होता है खूब लाभ होना। और आपने ये सुना भी होगा पो-12 25 होना, मतलब लाभ ही लाभ होना। तो दोनों का मतलब यही होता है, पो-12 होना, पो-12 25 होना, इसका मतलब होता है खूब लाभ होना, या बोल सकते हो लाभ ही लाभ होना। ठीक है, ये भी लिख के दे दिया जाता है ऑप्शन में, क्या? लाभ ही लाभ होना। लाभ ही लाभ होना, इसको बोला जाता है पो-12 होना या पो-12 25 होना। आगे देखिए क्या है, ठीकरा फोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ठीकरे फोड़ने का मतलब क्या होता है?
संकट पैदा करना, दोष लगाना। तो ठीकरा फोड़ने का मतलब होता है किसी व्यक्ति पे दोष लगा दिया, उसको बता दिया कि ये दोषी है, ठीक है, तो उसके लिए संकट पैदा कर दिया गया है। तो देखिए इन दोनों में क्या अंतर है, दोष लगाना और संकट पैदा करना दोनों एक जैसे लग रहे होंगे। तो ठीकरा फोड़ने का मतलब है अगर किसी के ऊपर आप दोष लगा दोगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, संकट पैदा हो जाएगा। तो इसलिए आंसर ये वाला होगा, संकट पैदा करना, दोष लगाने वाला नहीं होगा। दोनों का मतलब सेम है लेकिन थोड़ा सा अलग है कि ठीकरा फोड़ना मतलब व्यक्ति पे दोष लगा दिया, लेकिन उससे क्या हुआ, सिचुएशन क्या पैदा हुई, संकट पैदा हो गया, तो ये वाला होगा। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन ये देखिए दोनों एक साथ दिए हुए हैं लेकिन अलग अलग दिए जाते हैं, ये समझाने के लिए यहां पर लिखा गया है। समूल नष्ट करना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो समूल नष्ट करना, समूल का मतलब होता है समूल, इसको ध्यान से पढ़ो, क्या है, समूल। मूल का मतलब होता है जड़ और स का मतलब होता है साथ, जड़ के साथ उखाड़ना, यानी फिर उसके कुछ पैदा नहीं हो सकता। अब पेड़ देखा होगा, पेड़ को हम ऊपर से काट देते हैं फिर से दोबारा आ जाता है वो, लेकिन उसको जड़ से उखाड़ देंगे यानी उसको समूल उखाड़ देंगे फिर वो नहीं आता ना। तो इसका मतलब होता है उसकी जड़ ही खोद डाली, ठीक है। तो समूल नष्ट करना, नष्ट करने का मतलब ये होता है ना उखाड़ना, यानी उसको खत्म कर देना, तो जड़ खोदना, ठीक है। तो समूल नष्ट करने का मतलब क्या हो जाएगा, जड़ खोदना, समूल, ठीक है, यानी मूल का मतलब होता है जड़। आगे देखिए क्या है, मुट्ठी में करना, तो मुट्ठी में करने का क्या मतलब हो जाएगा यहां पर, वश में करना। दोनों का मतलब यही होता है ना, किसी को मुट्ठी में कर लिया, किसी को वश में कर लिया, ठीक है, वही चीज है। आगे देखिए क्या है, बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बरस पड़ना, किसी व्यक्ति पे अगर छोटी सी बात बोली या जैसे आप घर पहुंचे तो आपके ऊपर कोई बरस पड़ा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अत्यधिक क्रोध करना या अत्यधिक क्रोधित होना, ठीक है, दोनों एक ही होता है, अत्यधिक क्रोधित होना, बरस पड़ना, ठीक है, यानी गुस्सा अपना निकाल देना। गुस्सा निकालना उसी को बोला जाता है ना, क्यों मेरे पे बरस रहा है तू, ठीक है, अपना गुस्सा और कहीं निकाल, मैंने थोड़ी ना तेरे को गुस्सा किया है। तो वही बात हो जाएगी यहां पर, अत्यधिक क्रोधित होना यानी बरस पड़ना। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हम ये बात सुन रहे होते हैं, हम छोटे छोटे बच्चे जो काम कर रहे होते हैं ना, वो बोला जाता है कि बच्चा तो कान काटता है, बातों में सभी के कान काट देता है, ठीक है। तो कान काटने का मतलब क्या हो जाएगा, मात देना, ठीक है। जैसे कोई तेज बोलता है तो कोई छोटा बच्चा उससे भी तेज बोल रहा है तो बोलते हैं ना ये तो इसका कान काट रहा है। कोई अच्छे से लिखता है वो उससे भी तेज लिखता है तो बोलते हैं कि वो और भी अच्छे से लिख रहा है, ये उसके कान काट रहा है। तो कान काटने का मतलब होता है मात देना। मात देने का मतलब समझ रहे हो ना, किसी को हराना, ठीक है, किसी को हराना यानी उससे आगे चीजें करना, उसको बोला जाता है मात देना, यानी उसको हरा देना, ठीक है, या उसके रिकॉर्ड तोड़ देना। सिंपल भाषा में बताना चाहूं, उसके रिकॉर्ड तोड़ देना, उसको बोला जाता है मात देना। आगे देखिए क्या है, कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कलेजा मुंह को आना इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी दुखी हो जाना, ठीक है, कलेजा मुंह को आ गया यानी व्यक्ति है वो बड़ा दुखी हो गया है। कांटा दूर होना, तो कांटा दूर का मतलब क्या हो जाएगा, कांटा दूर होने का मतलब क्या हो जाएगा, बाधा दूर हो गई, ठीक है। कांटा दूर होने का मतलब क्या होगा, बाधा दूर हो गई। बाधा समझ रहे हो ना, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है उसको हम बोलते हैं बाधा, ठीक है। तो कांटा दूर होने का मतलब होता है बाधा दूर हो जाना, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही होती है। घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो घुटने टेक देना, किसी के सामने घुटने टेक देना, जैसे पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे कारगिल के युद्ध में, तो उसको क्या बोला जाता है, घुटने टेक देने का मतलब क्या होता है, आत्मसमर्पण करना। तो ये समझ लेना, वो ये बोल देना कि हम हार चुके हैं, इस तरीके से हाथ उठा के घुटने टेक देते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, आत्मसमर्पण करना या घुटने टेक देना, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो घोड़े बेचकर सोने का मतलब होता है निश्चिंत होना, जिसको कोई डर नहीं है, बिल्कुल शांत स्वभाव से सो रहा है, मजे से सो रहा है, अच्छे अच्छे सपने ले रहा है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्या, घोड़े बेचकर सोना। तो इसका क्या हो जाएगा, निश्चिंत होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, जिस दिन आप सभी का एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट आएगा और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन जो नींद आएगी ना, वाह 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 सर क्या मजा आ रहा है, नींद में फील करके देखो, वाह वाह क्या मजा आ रहा है, तो वो नींद होती है ना, उसको बोला जाता है क्या, घोड़े बेचकर सोना, ठीक है, यानी निश्चिंत होकर सोना, अब हमारा काम बन गया। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा?
तो छाती पर सांप लौटने का मतलब क्या हो जाएगा? ईर्ष्या होना। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी से ईर्ष्या मत करना, वरना फिर छाती पे सांप लौटता ही रहेगा, वरना आप सोच सोच के मर जाओगे कि वो क्यों प्रगति कर गया, वो क्यों कर रहा है। आप अपना सोचो यार, सही वे में स्वार्थी बनो। ठीक है, तो छाती पर सांप लौटने का मतलब हो जाएगा ईर्ष्या होना या किसी से घृणा करना। तीन तेरे करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तीन तेरे करने का मतलब क्या हो जाएगा? तीन तेरे मतलब खूब कमाना। तीन का तेरह कर दिया, तीन का तेरह कर दिया, तीन का तेरह कर दिया, मतलब कमाए जा रहा है, कमाई जा रहा है। तो तीन तेरे करने का मतलब होता है खूब कमाना। ठीक है, यही होता है। आगे देखिए क्या है कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? देखिए मतलब को समझ जाओ। ठीक है, मतलब के समझ जाओ। मैं भी काफी समय से नहीं देख रहा, बस क्वेश्चंस देखे आपके सामने लेके आया हूं। बाई चांस किसी का बाई मिस्टेक गलत हो जाए तो आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो जानबूझकर मुसीबत में पड़ना कौन से मुहावरे का सही अर्थ है? तो इसका हो जाएगा आग में कूदना। ठीक है, जानबूझकर जो मुसीबत में पड़ता है ना उसको बोला जाता है आग में कूदना। आपको पता है कि आग में कूदोगे तो जलोगे, तो आपको पता ही है, तो वो मुसीबत मोल लेना हो गया ना। तो जानबूझकर मुसीबत मोल लेना या जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, कभी कभी आ जाता है जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, और कभी कभी आता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। दोनों का मतलब एक ही होता है कि आग में कूदना, बेवजह की चीजें करना। ठीक है, आग में घी डालना, इसका मतलब क्या होता है? ये भी पेपर में आता है। तो इसका मतलब होता है झगड़े को बढ़ाना। आग में घी डालने का मतलब होता है झगड़े को बढ़ाना। तो ये भी बार बार रिपीट हुआ है पेपर में, इसलिए आपको बता देता हूं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आस्तीन का साफ होना। तो इसका मतलब होता है जो आपका मित्र है वो मित्र हो गया आपका, जो साथ नहीं देता ना, जो मुसीबत के समय में साथ नहीं देता, उसको बोला जाता है आस्तीन का सांप होना। ठीक है, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए, वो कभी भी धोखा दे सकते हैं। ठीक है, तो यही है। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो जी नहीं भरने का क्या मतलब हो जाएगा? संतोष न होना। क्या हो जाएगा? संतोष न होना। कभी कभी हमें खाना बहुत अच्छा लगता है ना, बोलते हैं यार पेट भर गया लेकिन जी नहीं भरा। ये बात बोलते हैं ना कि पेट भर गया जी नहीं भरा, वरना मैं और भी खा सकता हूं, इतना अच्छा खाना है। तो जी नहीं भरने का मतलब हो जाएगा संतोष न होना, कि अभी संतुष्टि नहीं मिली है यार, और खाना चाहता हूं लेकिन खा नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? संतोष न होना। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे एक सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है पी पानी पी पी कर कोसना। देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, पानी पी पी कर कोसना, मतलब पानी पिया फिर किसी को कोसा, फिर पानी पिया फिर कोसा, फिर पानी पिया फिर कोसा। तो इसको क्या बोला जाता है? इसका मतलब हो जाएगा कि हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना। कि हर घड़ी, पानी पीने का मतलब क्या हो जाएगा? हर घड़ी पी रहा है ना, हर 2-4 मिनट में पी रहा है, तो बोला जाएगा हर घड़ी। तो क्या हो जाएगा? हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना। अमंगल का मतलब होता है उसका बुरा चाहना। ठीक है, उसके बारे में बुरा सोचते रहना कि इसके साथ ये बुरा हो जाए, इसके साथ ये हो जाए, इसके साथ ये हो जाए। ठीक है, तो यही चीज है कि हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना। ये घड़ी है, वॉच वाली नहीं है। इसका मतलब होता है समय, कि हर समय एक ही चीज सोचते रहना कि दूसरे का बुरा हो जाए, तो उसको बोला जाता है पानी पी पी कर कोसना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका घाट घाट का पानी पीना। ये तो आपने सुना होगा ना, अपना जो बुजुर्ग हैं वो बोलते रहते हैं कि हमने घाट घाट का पानी पिया है। जो चीजें मैं आपको पहले भी समझा रहा था कि स्कूल से बाहर निकलते हैं तब पता चलता है कि दुनिया कैसी है, अलग अलग लोगों से मिलते हैं। तो वही चीज होती है, अलग अलग लोगों से जो मिल चुका होता है, हर सिचुएशन को जो झेल चुका होता है, उससे लड़ चुका होता है, वो ये बात बोलता है कि हमने घाट घाट का पानी पिया है। तो इसका मतलब होता है कि अलग अलग परिस्थिति का अनुभव होना। ठीक है, जो भी चीज मैं आपको बताता हूं ना वो आपके लिए लायक होगी, आपके काम आएगी पेपर में, चाहे वो हिंदी में आए, चाहे रीजनिंग में आए, चाहे मैथ में आए, चाहे किसी में भी आए, लेकिन काम जरूर आएगी या लाइफ में काम आए। ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, मैं नहीं बोलने वाला। ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर सिखा के जाएगी। चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाना या बंसी है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं कि चैन की बंसी बजाने का मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर मौज लेना। ठीक है, क्या हो जाएगा? मौज लेना। प्रसन्न करना नहीं, प्रसन्न होना। करना अलग चीज हो जाएगा, किसी दूसरे को कर रहे होते हैं। अगर यहां पर ऑप्शन होता प्रसन्न होना, तब यही आंसर हो जाता। ठीक है, और मौज लेने, दोनों का मतलब एक होता है खुश होना या मौज लेना, मस्ती करना।
हृदय सम्राट, मनमोजी व्यक्ति, जो अपने हृदय का सम्राट होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मनमोजी व्यक्ति। ठीक है, यानी जो अपने मन की मौज में रहता है, मन की सोचता है, समझता है और खुश रहता है, उसको बोला जाता है मनमोजी व्यक्ति या हृदय सम्राट, या अपने जो दिल का सम्राट होता है ना, उसको। सम्राट का मतलब होता है राजा, दिल का राजा, अच्छे दिल वाला। कान का कच्चा होना, तो कान का कच्चा होने का मतलब क्या हो जाएगा? जो सुने हुए शब्द का शीघ्र विश्वासी, ये हो जाएगा। ठीक है, कान के कच्चे होने का मतलब होता है विश्वास कर लेना। कोई भी अगर आपको उस व्यक्ति को आके बात बता जाता है, वो विश्वास कर लेता है, चाहे वो बात सही हो चाहे गलत हो, उसके बारे में और जानकारी नहीं जुटाता कि ये बात गलत हो सकती है या सही हो सकती है, उसको बोला जाता है कान का कच्चा होना। यानी किसी ने जिसको बात बताई उसने वो मान ली, यानी शीघ्र उस पर विश्वास कर लिया। शीघ्र का मतलब होता है तभी विश्वास कर लेना, जब बताया तभी विश्वास कर लिया, बिना जांच परख के, तो उसको बोला जाता है कान का कच्चा होने का मतलब क्या हो जाएगा? शीघ्र विश्वासी होना। आगे देखिए क्या है, आस्तीन के सांप, तो मैंने आपको बताया था आस्तीन का सांप, तो इसका हो जाएगा क्या? कपटी मित्र बोल सकते हो, या मुसीबत के समय साथ न देने वाला। ठीक है, साथ न देने वाला, अगर ये वाला ऑप्शन में था तो ये वाला उत्तर हो जाएगा, वरना कपटी मित्र होता है। ठीक है, तो यहां पर आस्तीन का सांप का मतलब मेन तो यही होगा। अगर ये लिखा हुआ था, प्रिंटिंग में छूट गया, तो ये आंसर है। अगर ये नहीं है फिर ये होगा। ठीक है, क्योंकि मित्र कपटी हमें पता ही नहीं है ना, तो अगर पता होता तो जी कब पता चलता है? मुसीबत के समय वो साथ नहीं देता, तब हमें पता चलता है, तो ये होता आंसर, वरना कपटी मित्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, घी के दिए जलाना, इसका मतलब क्या होगा? अभी तो आप सभी के सामने दिवाली गई है, और सब घी के दिए कब जलाए थे ये आप सभी को पता है ना, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और इसका मतलब क्या है ये भी आपको पता होगा। घी के दिए जलाने का मतलब क्या हो जाएगा? खुशी मनाना, क्योंकि दिवाली को हम क्या मना रहे होते हैं? खुशी मना रहे होते हैं, मिठाइयां खा रहे होते हैं, खिला रहे होते हैं। ठीक है, दिए जला रहे होते हैं, तो घी के दिए जलाने का मतलब होता है खुशी मनाना। ठीक है, जब भी घर में खुशियां आती है ना, तो हम घी का दिया जलाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा खुशी मनाने का मतलब होता है घी के दिए जलाना। आगे देखिए क्या है, सिर चढ़ाना, तो सिर चढ़ाने का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत आदर करना। ठीक है, किसी व्यक्ति को सिर पे चढ़ाने का मतलब होता है उसको बहुत ज्यादा आदर कर रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा सम्मान कर रहे हैं, अपने सिर पे चढ़ा रखा है। ठीक है, तो ये आपका यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये मुहावरे वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, आप चलते हैं अगले पे, लोकोक्तियां पढ़ते हैं। और ये आपको पता है कि आपके मुहावरे है ना बिल्कुल इजी होते हैं, लोकोक्तियां बहुत इजी होती हैं, और यहां से आप 3 से 4 नंबर पक्के कर सकते हो। ठीक है, बस थोड़ा सा समझ का यूज करोगे और आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो सभी को समझ में आ जाएगा। और टेंशन मत लेना, बहुत लंबी क्लास नहीं लेने वाला, यहां पर मैं आपको रेस्ट भी दूंगा। बीच में 2-3 घंटे की क्लास होते ही आपको रेस्ट दे दिया जाएगा, ताकि आप लगातार ना पढ़ो, ना आपको इतना ज्यादा प्रेशर पड़े, क्योंकि मैं चाहता हूं स्टूडेंट पढ़े, क्योंकि लगातार 5-6 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता। ठीक है, हिंदी पढ़ रहा है नहीं पढ़ सकता, क्योंकि फोन में देखना होता है। ठीक है, आंखें भी दर्द करने लग जाती है, तो मैं चाहता हूं जो मैं चीजें डालूं उसका स्टूडेंट को पूरा फायदा मिले, उनको कोई भी नुकसान ना हो। तो इसलिए टेंशन मत लेना, बीच में रेस्ट दे दूंगा। अभी आपको कुछ चीजें और पढ़नी है अभी। ठीक है, अभी बहुत कम समय हुआ है, अभी आपको और पढ़ना है। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं हमारी लोकोक्तियां। चलो अब लोकोक्तियां देख लेते हैं। पहले ही है क्या कि ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या होगा? तो ऊंट के मुंह में जीरे का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर ऊंट के मुंह में हम जीरा डालेंगे, इसका मतलब क्या है कि उसके सामने कुछ भी नहीं है वो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऊंट के मुंह में जीरे का मतलब होता है बहुत ही थोड़ा। ठीक है, क्योंकि जीरे से ऊंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत डालने से क्या फर्क पड़ता है, अच्छा खासा खाता है ना ऊंट। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पे आंसर हो जाएगा। ऊंट के मुंह में जीरे का मतलब हो जाएगा बहुत थोड़ा। ठीक है, चोर की दाढ़ी में तिनके का सही अर्थ क्या होगा? चोर की दाढ़ी में तिनके का मतलब क्या होता है? जो चोर होता है ना, या जिसने कोई गलत काम किया होता है, वो हमेशा ये सोचता रहता है कि अगर पुलिस उसको दिख गई कि ये मेरे लिए आई है। ठीक है, उसको दिमाग में हमेशा ये चीज चल रही होती है। तो इसका मतलब होता है कि दोषी है वो हमेशा क्या रहता है? चौकन्ना रहता है। क्या हो जाएगा कि जो दोषी होता है वो हमेशा क्या रहता है? चौकन्ना रहता है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा। आगे चलिए देखिए क्या है कि एक पंथ दो काज का सही अर्थ क्या होगा? तो एक पंथ दो काज का सही अर्थ क्या हो जाएगा? एक साथ दो लाभ होना।
ठीक है, एक पंथ दो काज का हो जाएगा, एक साथ दो लाभ होना। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि दाल भात में मूसलचंद, या क्या लिखा हुआ, मूसलचंद लिखा हुआ, अगर नहीं दिख रहा तो लिख देता हूं मैं, क्या लिखा हुआ, मूसलचंद यहां पर लिखा हुआ है। तो दाल भात में मूसलचंद यानी दाल भात होती है, उसमें और किसी का काम नहीं होता। जो कंकर पत्थर आ जाते हैं ना, उनका कोई काम नहीं होता ना, वो क्या किस लिए आते हैं, वो होते हैं क्या, बेकार दखल देना, बेवजह वो दखल देने के लिए आ जाते हैं, दाल भात का मजा नहीं लेने देते। जो कंकर पत्थर आ जाते हैं छोटे मोटे, तो क्या हो जाएगा, बेकार दखल देना। ठीक है, दाल भात में मूसलचंद का मतलब यही होता है। आगे देखिए क्या है कि तन पर नहीं लता पान खाए अलग बता, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तन पर नहीं लता पान खाए अलग बता। तो ये क्या होता है, अभी जो सोशल मीडिया चल रहा है ना, जो इंस्टाग्राम का सीजन चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि लोग क्या करते हैं, दिखावा बहुत करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के डाल रहे होते हैं, चाहे वो किसी दोस्त से मांगे हुए क्यों ना हो। ठीक है, यानी दिखावा करने की चीजें यहां पर कर रहे हैं। दोस्त की बाइक के साथ फोटो खिंचवा के डाल रहे हैं, दोस्त की बाइक गाड़ी के साथ फोटो खिंचवा के डाल रहे हैं, यानी लोग क्या कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। उनके पास क्या नहीं है, तन पर नहीं लता पान खाए अलग बता। अलग बता तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, झूठा दिखावा करना। तो झूठा दिखावा करने से क्या होगा, ठीक है, जो चीज आपके पास है ना वो सबसे बेस्ट है, उसमें आप खुश रहो, वही चीज दिखाओ। अगर आपको दिखाना भी चाहते हो ना, कुछ कर रहे हो जिसमें दिखाना चाहते हो, तो आपके पास जो है ना वो करो। झूठ कितने दिन चलेगा, झूठ तो पकड़ा जाएगा ना। गौरव जोन का पकड़ा जाता है, ठीक है, हाँ वही है ना, गौरव जोन ही है शायद, मुझे ध्यान नहीं है, कंफर्म देख लेना। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि धोबी का कुत्ता ने घर का ने घाट का। तो धोबी का कुत्ता ने घर का घाट का, ये तो बहुत बार सुना है, धोबी का कुत्ता ने घर का ने घाट का, यानी कहीं का भी न रहना, ना घर का रहा ना घाट का रहा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कहीं भी ठिकाना ना होना। जिस व्यक्ति का कहीं पे भी ठिकाना नहीं होता ना, उसको हम बोल देते हैं धोबी का कुत्ता है तू, तो ना तेरे पास घर है ना घाट है, यानी कहीं पे भी रहने का ठिकाना नहीं है तेरे पास, तो उसको बोला जाता है कि धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। आगे देखिए क्या है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। तो इसका अर्थ क्या होगा, तो अकेले चना भार नहीं फोड़ता, इसका अर्थ क्या होगा, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि अकेले बड़े काम करना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये चीजें पहले चलती थी, लेकिन अब अकेले व्यक्ति भी बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन एक महान व्यक्ति थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो आप अकेले चलो, और आपको आगे तक जाना है तो आपको लोगों को साथ लेकर चलना होगा, यानी टीम बनाकर आपको चलना होगा। तो यही चीज इसलिए बोली जाती है कि अकेला व्यक्ति भार नहीं फोड़ सकता, क्योंकि बहुत बड़ा अगर आपको कार्य करना है ना, तो आपको टीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक अकेला कार्य सारे काम नहीं कर सकता। बात समझ रहे हो, तो इसलिए बोला जाता है कि अकेला कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, या अकेले बड़े काम करना संभव नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ा काम करना संभव नहीं है। ठीक है, जैसे मैं ही आपको जीके पढ़ाने लगूं, मैं सब कुछ पढ़ाने लगूं, तो संभव नहीं है ना, तो वही चीज है। आधा तितर आधा बटेर का अर्थ क्या होगा, तो आधा तितर आधा बटेर का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आधा तितर आधा बटेर, तो इसका मतलब हो जाएगा बेमेल बेढंगा होना। ठीक है, बेमेल बेढंगा होना, तो ये इसका हो जाएगा। ठीक है, आधा तितर आधा बटेर। एक अनार 100 बीमार, ये तो आपने कई बार सुना होगा। ठीक है, एक अनार 100 बीमार। ठीक है, तो स्पेशली लड़के तो समझ गए होंगे, वो बोलते हैं ना कि हमारी भाभी है, तुम्हारी भाभी है, सभी उसको बोल रहे होते हैं, तो वो चीज है। लेकिन इसका मतलब समझते हैं जो अच्छी, जो आपको पेपर में काम आएगा, कि एक वस्तु के अनेक चाहने वाले। यहाँ पर वस्तु की बात हो रही है। ठीक है, जो चीज मैंने बताई ना वो सिर्फ मजाक के लिए बताई है, सीरियस नहीं लेना। ठीक है, तो एक वस्तु के अनेक चाहने वाले हो जाएंगे। एक अनार 100 बीमार का मतलब होता है एक वस्तु के अनेक चाहने वाले। वस्तु एक है, उसको चाहने वाले अनेक है, तो क्या हो जाएगा, एक अनार 100 बीमार, यानी एक अनार है, मांगने वाले उसके पास 100 है, तो नहीं बनेगी बात भाई, एक की बनेगी। खोदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इतना आसान है यार, या क्या इसको नहीं कर सकते आप। इसका मतलब हो जाएगा श्रम अधिक लेकिन फल न्यून। इसका मतलब क्या है, खोदा पहाड़ निकली चूही का मतलब होता है मेहनत बहुत ज्यादा की गई, लेकिन जो उसका फल मिला वो बहुत कम मिला। ठीक है, तो इसको बोला जाता है श्रम अधिक। श्रम का मतलब होता है मेहनत, या इसी को बोलते हैं परिश्रम। ठीक है, परिश्रम, श्रम, मेहनत एक ही मतलब होता है। और फल न्यून, न्यून का मतलब होता है फल कम। ठीक है, कम मिलना, बहुत कम मिलना, तो ये हो जाएगा। खोदा पहाड़ निकली चूही का मतलब होता है श्रम अधिक फल न्यून। जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब क्या हो जाएगा,
शक्ति का बोलबाला होता है। शक्ति का क्या होता है? बोलबाला होता है। जिसके पास शक्ति होती है उसका बोलबाला हमेशा से होता है। तो यहां पर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, नाच न जाने आंगन टेढ़े का मतलब क्या होगा? तो नाच न जाने आंगन टेढ़े का मतलब होता है, नाच न जाने आंगन टेढ़े का मतलब होता है अपनी योग्यता छिपाने के लिए दूसरे पर दोष मढ़ना, नहीं, अहंकार दिखाना, नाचने की योग्यता होना नांगन, तो ये हो जाएगा अहंकार दिखाना। ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़े का मतलब क्या हो जाएगा? अहंकार दिखाना। मुंह में राम बगल में छुरी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मुंह में राम बगल में छुरी मतलब मुंह में तो राम राम है, बगल में छुरी है, मतलब अच्छा बोल के काट रहा है। ठीक है, बोलते हैं ना काट डाला उसको, तो यही चीज हो जाएगी। मुंह में राम बगल में छुरी का मतलब हो जाएगा ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता। तो इनकी परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है भाई। ठीक है, ऐसे लोगों की जो परसेंटेज है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऊपर से वो मित्र बने रहेंगे, आपकी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, और बाद में वो क्या होते हैं, भीतर से आपके शत्रु हो रहे होते हैं, आपकी बुराई चाह रहे होते हैं। तो इनसे बच के रहना। ठीक है, दुश्मन अच्छे हैं, इनसे अच्छे क्या है? दुश्मन है। पता तो होता है वो दुश्मन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता। तो मुंह में राम बगल में छुरी का मतलब यही होता है। आगे चलते हैं, सावधान 22 पसेरी, तो इसका मतलब हो जाएगा सभी वस्तुओं को समान समझना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सभी वस्तुओं को समान समझना, सावधान 22 पसेरी। यानी उसने बोला कि सारे धान ना 22 पसेरी है, मतलब इतने में मिल रहे हैं, तो सभी को एक बराबर समझ लिया है उसने। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अध जल नगरी, अध जल गगरी छलकत जाए, क्या है? अध जल गगरी छलकत जाए, तो इसका मतलब क्या होता है? अल्प ज्ञान द्वारा गर्व करना। अल्प ज्ञान का मतलब है कम ज्ञान, जिसको पूरी नॉलेज नहीं है और अपने आप पे गर्व कर रहा है, तो उसको बोला जाता है अध जल गगरी छलकत जाए। यानी अभी तो आधा जल भरा हुआ है और वो छलक रही है, मन यानी बिखर रहा है। ठीक है, तो पहले भरने दो फिर बिखरने दो। ठीक है, तो यही होता है कि अध जल गगरी छलकत जाए का मतलब हो जाएगा अल्प ज्ञान द्वारा गर्व करना। अल्प ज्ञान का मतलब होता है कम ज्ञान। क्या होता है? कम ज्ञान होता है। अब ज्ञान कैसे लिखे, चलो छोड़ते हैं इसको, ध्यान नहीं आ रहा। एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा मतलब करेला कड़वा ऊपर से नीम भी कड़वा। तो एक तो करेला हो गया, ऊपर से क्या हो गया? नीम चढ़ा। तो क्या हो जाएगा? कुटिल की संगति में कुटिल होना। ठीक है, कुटिल की संगति में क्या हो जाएगा? कुटिल होना, मतलब बुरे व्यक्ति की संगति में बुरा बन जाना। तो उसको बोला जाता है एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। ठीक है, एक तो वो तो पहले से था, करेला था यानी बुरा व्यक्ति था, और उसकी संगत में रह के आप भी बुरे व्यक्ति बन गए, तो उसको बोला जाता है एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। आगे देखिए क्या है, घाट घाट का पानी पीना। ये मैं आपको मुहावरे में अभी बताया था। घाट घाट का पानी पीने का मतलब क्या होता है? अनुभवी होना, यानी उसको अनुभव हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, अनुभव बढ़ता जा रहा है लाइफ का। घाट घाट का पानी पी रहा है, हर टाइप के लोगों से वो मिल रहा है। फिसल पड़े तो हर हर गंगे, क्या है? फिसल पड़े तो हर हर गंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मजबूरी में काम करना। ठीक है, तो जो अगर कोई व्यक्ति फिसल जाता है ना तब बोलता है हर हर गंगे, यानी भगवान को तब याद करता है। तो इसका मतलब है कि मजबूरी में काम कर रहा है, काम नहीं करना चाहता लेकिन वो कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मजबूरी में काम करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका। चलो आगे चलते हैं, ना सावन सूखे न बादो हरे। देखिए एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन सही है। न सावन सूखे न बादो हरे, यानी उसका मतलब है कि उसके सामने क्या है? ना सावन सूखे ना बादो हरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसको चाहे हरा हो चाहे सूखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी सोच है एक जगह स्थिर है। जैसे उसने सोच रखा कि हमेशा हरा रहता है तो वो हमेशा हरा सोच रखा है, हमेशा उसने सूखा सोच रखा है तो हमेशा सूखा है उसके लिए। तो क्या हो जाएगा? सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना। क्या हो जाएगा? सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी का क्या होगा? जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कभी किसी को धोखा मत देना। ठीक है, लाइक वरना आपको धोखा दे देगी। तो क्या हो जाएगा? जैसी करनी वैसी भरनी के कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। अच्छे कर्म करेगा उसको अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरे कर्म करेगा उसको बुरा फल प्राप्त होगा। बुरे कर्म आपके थोड़े दिन साथ दे सकते हैं, वो देख रहा होता है, आपको फल जरूर देगा। कि बोला जाता है कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। ठीक है, तो ये चीज है।
दूर के ढोल सुहाने होते हैं। दूर के ढोल सुहाने होते हैं मतलब दूर से हर चीज अच्छी लगती है, हर व्यक्ति अच्छा लगता है जब उसके पास रहते हैं, उसके साथ रह रहे होते हैं, तब हमें पता चलता है। तो दूर के ढोल सुहाने का मतलब क्या हो जाएगा, दूर से साधारण वस्तु भी क्या लगती है, अच्छी लगती है। क्या हो जाएगा, दूर से साधारण वस्तु भी क्या लगती है, अच्छी लगती है। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आम के आम गुठलियों के दाम का हो जाएगा जिसमें सब लाभ ही लाभ हो। क्या हो, जिसमें सब लाभ ही लाभ हो, उसको बोला जाता है कि आम के आम गुठलियों के दाम। यानी आम मिल रहा है लेकिन गुठलियों के दाम मिल रहा है, मतलब क्या हो गया, लाभ ही लाभ उसको हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आटे दाल का भाव मालूम होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। तो क्या हो जाएगा, आटे दाल का भाव मालूम होने का मतलब हो जाएगा यहां पर संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना, यानी संसार के बारे में नॉलेज होना, उसी को बोला जाता है आटे दाल का भाव मालूम होने का मतलब है कि संसार का ज्ञान होना। ठीक है, तो दोस्तों इस मैराथन क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है आज हिंदी यहां पर समाप्त होगी, सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि मैं चाहता हूं अब थोड़ा सा रेस्ट आप दे दो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लगातार 5-6 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे, और आपको मेडिकल भी देना है। अपनी आंखें खराब नहीं करनी, यहां पर आपको बता रहा हूं कि आपको अपनी आंखें खराब नहीं करनी, लगातार 6-6, 7-7, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ के नहीं करना है, फोन से पढ़ के। अब जो आपने पढ़ा है उसका अपनी बुक्स में देखो, जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल है वहां से रिवीजन करो। और हमारी यही क्लास आज हिंदी, देखे पहले ही बताया कि मैराथन क्लास होने वाली है, तो आज हम हिंदी को कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। तो अगली क्लास आ रही होगी हिंदी की 11 AM पे, उसके बाद आ रही होगी 4 PM पे। तो आज हम हिंदी को यहां पर समाप्त कर रहे होंगे छोटे छोटे रूप में, लेकिन आज की जो मैराथन क्लास है उसका पार्ट मैंने बना दिए हैं ताकि आपकी आंखों को दिक्कत ना हो। ठीक है, आप और मैं यही चाहता हूं हर एक स्टूडेंट पढ़े, क्योंकि लगातार हर कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं, तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया कर देना, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आज हम हिंदी को कंप्लीट करेंगे, पहले ही बता चुका हूं 11 बजे 4 बजे आ रही होगी क्लास। कल हमारी रीजनिंग की क्लास होने वाली है, मैराथन क्लास, तो फिर उसको देखना मत भूलना। और भी बहुत सारी चीजें आपके लिए आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बता देना क्या क्या चीजें आपको और चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।